The Teacher's Show. The Teacher's Show है ये सरकार, The Teacher's Show है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। The Teacher's Show है ये सरकार, The Teacher's Show है ये सरकार। यहाँ हर टीचर सरकारी है और ये सबसे असरकारी है, असरकारी है। हमारा शो सब पर भारी है, ये जब से शुरू हुआ जारी है, जारी है, जारी है। The Teacher's Show है ये सरकार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। The Teacher's Show है ये सरकार, The Teacher's Show है ये सरकार, The Teacher's Show है ये सरकार। The Teacher's Show। नमस्कार मित्रों, द टीचर शो के एपिसोड 142 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और रोज की तरह आज हम फिर एक नए मेहमान के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज 142वें दिन हमारे साथ महाराष्ट्र के ठाणे शहर से लाइव हैं ज्योति बेलवाले जी। ज्योति बेलवाले जी बहुत ही युवा, ऊर्जावान और असाधारण शिक्षिका हैं और जिनके ज्ञान की ज्योति से उस क्षेत्र के पूरे बच्चे जगमगा रहे हैं। तो आज हम उन ज्योति से पूछेंगे कि उनकी रोशनी का राज क्या है। और दीपावली नजदीक आ रही है, हो सकता है उनके प्रभाव से हम भी कुछ सीखें, हमारे बच्चे भी जगमगाएं। रोज की तरह हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं इस वक्त आदरणीय गिरीश चंद्र जोशी जी, जो पूर्व निदेशक हैं सीसीआरटी के। हम जोशी सर का स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। आपका माइक म्यूट है सर। और ज्योति जी का भी स्वागत है द टीचर शो के एपिसोड 142 धन्यवाद जी। तो मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, हम शो की शुरुआत करते हैं एक सवाल से जो बहुत ही खूबसूरत होता है, बहुत अच्छा होता है और बहुत चैलेंजिंग होता है साथ में। तो वो चैलेंजिंग सवाल का चैलेंज लेकिन हमारे साथी एक्सेप्ट करते हैं और उसके जवाब देते हैं। तो सवाल जितना रुचिकर होता है उतना ही रुचिकर उसका जवाब भी होता है। हमारे साथ योगेश प्रसाद बहुगुणा जी भी जुड़ चुके हैं पौड़ी से, उत्तराखंड से, लेकिन अभी वो गोल गोल घूम रहे हैं क्योंकि उनका नेटवर्क कमजोर होगा। तो जैसे ही वो घूमना बंद करेंगे हमें दिख जाएंगे। बहुगुणा जी का स्वागत है बिना आवाज के, मिस्टर इंडिया बने हुए बहुगुणा। खैर, विक्रम अड़सूल जी वेलकम कर रहे हैं ज्योति जी आपका। और गिरीश सर जी सबको प्रणाम कर रहे हैं। तो मैं गिरीश सर से अनुरोध करूँ कि आपका सवाल हमारे दर्शकों से पूछें हिंदी में, अंग्रेजी में मेरे पास आया नहीं अभी तक। जी सर। सर आपका माइक म्यूट है, माइक अनम्यूट कर लीजिए पहले। आपका माइक म्यूट है। आपकी इंस्ट्रक्शंस होते हैं ना, जब नहीं बोल रहे होते तो माइक को म्यूट कर दिया करो करके, तो याद नहीं रहता। लेकिन अभी आपको बोलना है सर। नहीं नहीं, वो आपकी इंस्ट्रक्शन मानिए। यू आर द बॉस, नॉट क्रिस गेल, बट बहुगुणा जी भी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। बहुत बहुत नमस्कार इन्हें। मैं प्रश्न पढ़ देता हूँ सर। प्रश्न ये है कि इस शख्स ने हिंदी फिल्म जगत में अपनी उपस्थिति साहित्य के माध्यम से दर्ज की थी और ये एक महान फिल्मकार थे हिंदी फिल्मों के। उनके साथ जुड़ गए और अंत तक उनके साथ रहे।
और इन्होंने इनके अभिनय की शुरुआत इस तरह हुई, जो कहते हैं कीड़ा लगना या एक अलग को जगाना। ये जब 7 साल के थे तो इन्होंने एक प्रमुख उत्सव में, यदि मैं उत्सव का नाम ले दूंगा तो शायद हिंट मिल जाएगा, उत्सव में सखी की भूमिका निभाई थी। और वो सखी की भूमिका निभाते निभाते इनको ऐसा लगा कि ये द्वापर युग में पहुंच गए हैं। पहले तो इन्होंने मना किया था, लेकिन ऐसा लगा उस अभिनय को करके इनको ऐसा लगा, और फिर वहां से फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। बहुत रुचिकर, बहुत एक गंभीर इन्होंने अभिनय किया। मतलब जो इनकी भूमिकाएं होती थी वो एक बहुत सटीक होती थी, और कई फिल्मों से कई फिल्म कलाकारों के साथ जुड़े रहे, और कई फिल्मकार, कई फिल्म अभिनेता अभिनेत्री इनको अपने गुरु मानते थे, इनको बहुत इज्जत बख्शते थे। हम किन की बात कर रहे हैं, देखते हैं कितने नाम आते हैं। जी जी, हाँ, जोशी सर का सवाल है कि हम किन की बात कर रहे हैं, और हम जिनकी बात कर रहे हैं अगर आपने उनका नाम बता दिया तो आपको एक बहुत खूबसूरत सा चश्मा माय ऑप्टिकल की ओर से गिफ्ट दिया जाएगा। तो तैयार रहिए चश्मा लेने के लिए। और माय ऑप्टिकल्स का बहुत बहुत आभार भाई विक्की और विजय श्रीवास्तव जी का, जो लगातार इस शो में रहते हैं, देखते भी हैं और हमें सपोर्ट भी करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद माय ऑप्टिकल्स का। और गिरीश चंद्र जी, राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी हमसे जुड़ चुके हैं, हमको याद कर रहे हैं, आप सबको नमस्कार भेज रहे हैं। जगबीर नेगी जी, शिवांगी पाठक जी, गीता उप्रेती जी, लक्ष्मीकांत जी, अशोक कुमार प्रधान जी उड़ीसा से, मनमोहन चौधरी जी अल्मोड़ा से, और रजनीकांत शुक्ला जी दिल्ली से। तो ये बहुत सारे और भी दर्शक हैं मैम। तो अब आपसे हम मुखातिब होते हैं। ज्योति मैम, आपसे अनुरोध है कि थोड़ा सा आप स्क्रीन के बीच में आ जाएंगे तो स्क्रीन की खूबसूरती बढ़ जाएगी। शिफ्ट जी, ये स्क्रीन है, आप थोड़ा सेंटर आ जाइए। मच बेटर। जी, शुक्रिया शुक्रिया, आभार आपका। खूब छान, खूब छान, धन्यवाद। खूब छान जी। तो ज्योति जी, सबसे पहले हम आपको शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। आपने बहुत अच्छा काम किया और महामहिम राष्ट्रपति जी के हाथों सम्मानित होने का आपको गौरव मिला। हम सब आपके गौरव से गौरवान्वित हैं और उम्मीद करते हैं कि सारे शिक्षक देश के आपके जैसा काम करेंगे, कुछ नया सीखेंगे आपसे प्रेरणा लेकर के। इसी उम्मीद के साथ हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जो बाल्यावस्था है, पढ़ाई लिखाई है, शिक्षा दीक्षा है, और फिर शिक्षक बनने की कहानी। शिक्षक आप बनना चाहते थे, या फिर वो एक किताब और एक फिल्म आई थी द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, तो आप एक्सीडेंटल टीचर तो नहीं होंगे, मुझे उम्मीद है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर बाल्यावस्था देखेंगे तो मेरा जन्म जो हुआ है वह पालघर जिले में हुआ है, और हम 5 भाई बहन हैं। मेरे पापा बचपन में ही गुजर गए, इसके लिए बड़ी कठिन परिस्थिति में मैंने शिक्षा प्राप्त की है। मेरी माँ बहुत ही प्रेरणादायी उनका व्यक्तिमत्व है मेरे लिए, और उन्हीं का प्रभाव मुझ पर होता है। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद में मैंने बाजीपुर वनिता विद्यालय वसई में डीएड में प्रवेश लिया, और उसके बाद में हमारी जो शिक्षक की जो नौकरी है वह स्टार्ट हो गई। तो मेरी पहली स्कूल जो है वह है आसनगांव, और उसके बाद में दरखन, उसके बाद में केवनी दिवे भिवंडी में, और अभी में जिला परिषद शाळा दोऱ्याचा पाड़ा शहापूर तालुका में है यह स्कूल। की जो स्कूल ऐसी स्कूल है पहली से 7वीं तक है, लेकिन 100% बच्चे एसटी कैटेगरी के हैं। वहाँ पे एक भी बच्चा दूसरी कैटेगरी का नहीं है। तो पहली से 7वीं में जो बच्चे पढ़ते हैं वह गांव, वह पाड़ा मतलब एक छोटी बस्ती होती है आदिवासी लोगों की, तो वैसे वह बस्ती है, और उस बस्ती में मैं अब काम करती हूँ। और आपने जो बताया वह बिल्कुल सही है कि मैं एक्सीडेंटली नहीं शिक्षक बनी हूँ। मैं जब छोटी थी तब मेरी जो बड़ी बहन है श्वेता ताई कहती हूँ मैं उसे, तो वो हमेशा कहती थी
कि तू अगर अच्छी तरह पढ़ाई कर, 10वीं पास हो जाएगी तो तुझे डीएड भेज देंगे। तो डीएड मतलब शिक्षक के लिए। तो जब मैं छोटी थी तभी से मेरे ऊपर यह प्रभाव था। वह हमेशा कहती थी कि हमें डीएड जाना है, हमें शिक्षक बनना है। शिक्षक क्यों बनना है? क्योंकि उससे ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं है, 2 साल की डिग्री है और उसके बाद नौकरी तो पक्की है। और इसी की वजह से छोटेपन में ही मतलब वैसे तैयार थी मैं टीचर बनने के लिए। वाह, तो आप बॉर्न टीचर है, यानी कि जन्मजात शिक्षिका हैं। ये जान के बहुत अच्छा लगा, आपकी इच्छा थी और आप इस पेशे में आई और उसी का परिणाम है कि आप इसमें बहुत बेहतरीन कार्य कर पा रही हैं। कितने साल हो गए मैम आपको शिक्षक बने? 25 साल कंप्लीट हो गए हैं, अभी 26 साल चालू है। 25 साल की तो आप कुली लगती हैं अभी। 25 साल हो गए। 18 जब मुझे साल लगा था तो मैं अपने सरकारी नौकरी में ज्वाइन हो चुकी थी। 18वें साल में मैंने, हाँ, तो नौकरी भी जल्दी लग गई, इसके लिए 25 साल कंप्लीट हो गए हैं। तो ये तो अगर हमारे एक ऑलराउंडर सर हैं कृष्ण कुमार वर्मा जी, वो अगर सुन रहे हो तो आप तो विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे सबसे ज्यादा नौकरी करने का। 18 साल से लेके 62 साल तक, 62 साल तक 2 साल तो आपको राष्ट्रपति पुरस्कार के भी मिलेंगे जी। तो ये रिकॉर्ड वर्मा जी नहीं बना पाए होंगे इतनी लंबी नौकरी करने का जितना आप बना पाएंगे। जी, खुशनसीब हूँ मैं बिल्कुल इस बारे बिल्कुल में। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जिन जिन स्कूलों में आपने काम किया, आपने चूंकि बेसिक स्कूल्स में काम किया है और आदिवासी बच्चों के साथ, ट्राइबल्स के साथ काम किया है, तो कौन कौन सी चुनौतियां आपको उस काम में महसूस करनी की आपने? कैसे उनका सामना किया, थोड़ा ये बताइएगा ताकि हम भी उससे कुछ प्रेरणा लें। जी, मैं आसनगांव नंबर 1 शाहपुर में ही वह स्कूल है, लेकिन रेलवे स्टेशन के नज़दीक है। तो बहुत बड़ा स्कूल था, मेरा पहला स्कूल है। वहाँ पे टीचर 36 थे, 36 शिक्षक। ओ बाबा, मतलब 36 बहुत शिक्षक। बड़ा। या यस, 36 तो बच्चे नहीं होते टीचर स्कूलों में। हाँ, तो बहुत बड़ा स्कूल था, जिला परिषद का, हमारा सरकारी स्कूल, कि जिसमें अच्छा, सुनिए सुनिए 5। सुनिए, आपने बहुत अच्छी बात बताई। ये मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग है कि प्राइमरी स्कूल में 36 टीचर थे। बच्चे कितने थे मैम वहाँ, कितने हजार बच्चे थे? हजार के ऊपर थे। तो बच्चे बच्चियां इकट्ठा उस स्कूल में रहते थे। तो उसके बाद में बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे टीचर्स थे। 2 शिफ्ट में स्कूल भरता था। 5वीं के 4-4 टुकड़ियां रहती थी और ABCD करके एक एक क्लास में 90 बच्चे रहते थे। तो वहाँ पे बहुत कुछ पढ़ने के लिए, सीखने के लिए मिला। जो हमारे सीनियर शिक्षक थे, जो मुख्याध्यापक थे, उनसे भी बहुत कुछ बातें सीखती गई। और वहाँ पे एक रिवाज था कि जो जूनियर है वो सब काम करेगा और सीनियर सिर्फ उसको गाइड करेगा। तो इसी की वजह से हम जूनियर जो थे वह सब पढ़ते सीखते गए, गलती करते गए और आगे बढ़ते गए। और वहीं पे एक माहौल था कि अगर हमारे स्कूल में कोई प्रोग्राम है तो जूनियर लोग जो है, जो अभी अभी नौकरी में ज्वाइन हुए, वो कुछ तो अलग हमारे स्कूल का प्रतिनिधित्व बच्चों के द्वारा करके दिखाए। तो इसके लिए हम हमेशा, मतलब अगर हम शारीरिक शिक्षा में कसरत लेते हैं, कवायद लेते हैं, तो हम लोग कसरत कवायद ही, लेकिन नृत्य के आधार पर, जिसे हम फॉलिक्स प्रकार कहते हैं, कि नृत्य के आधार पर वह प्रकार होते हैं। तो यह सब अलग झांस रहता है। हमारे महाराष्ट्र में उनका झांस का पथक, लेजिम का पथक, कुछ अलग, कुछ हटके ऐसे करने का मौका भी उसी स्कूल में मिला। और इसी के लिए उसी स्कूल में हम लोग आगे बढ़ते गए और उन्हीं से सीखते सीखते प्रवाहित होते गए। वहाँ पे मैं आसनगांव में थी, तो वहाँ पे कंपनियां बहुत है, तो इसकी वजह से दूसरे राज्यों से आने वाले बच्चे होते थे। तो उनकी मातृभाषा अलग होती थी, या फिर अगर छुट्टियों में वो गांव में गए तो जल्दी वापस नहीं आते थे। तो वो यह तकलीफें होती थी, लेकिन उनको मतलब स्कूल से जुड़ा कर रखना,
यह हमारे लिए मतलब एक दिक्कत थी पहले अगर उसको जब स्कूल प्यारी लगने लगती है तो वह बिल्कुल बराबर से स्कूल आता है, लेकिन पहले दिनों में जब वह स्कूल में भर्ती होता है तो यह हमें कठिनाइयाँ होती थी। दलखन नाम का जो स्कूल है वहाँ पे जो है वह भी 7वीं तक स्कूल थी। हम 8 शिक्षक थे वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे आने वाले 5वीं से आने वाले बच्चे जो थे वह आदिवासी 7-8 पाड़ों में से आते थे। तो वहाँ पे क्या होता था कि मेरे स्कूल के जो चौथी के बच्चे 5वीं में आएंगे उनका स्तर अलग, दूसरे पाड़े में से आएंगे उनका स्तर कुछ अलग, तीसरे पाड़े में से आएंगे उनका स्तर अलग, मतलब बहुस्तरीय वर्ग रचना उस क्लास में 5वीं के क्लास में ही हमें 7-8 ग्रुप बनाने पड़ते थे कि किस बच्चों को अगर जोड़ाक्षर नहीं आता तो वाचन नहीं आता तो उसको वहीं पे बिठाए, अगर किसी को भागाकार जिसे हम लोग कहते हैं डिवाइडेशन नहीं आता तो उसको अलग ग्रुप में बिठाए। तो इस तरह हम लोग उसी क्लास में बहुत सारे ग्रुप किया करते थे। और पहले 6 महीने जो है 4-5 महीने तो हमारे 5वीं का जब क्लास जिस टीचर के पास आएगा तो 4-5 महीने उसी में चला जाता था। और फिर उसके बाद में वह जो क्लास है वह क्लास अपने आप बराबर हो जाता था, सभी बराबर। और उसके बाद में अपना जो अध्ययन अध्यापन है जो है वह पढ़ाना, मतलब अध्ययन अध्यापन पढ़ाते थे ही, लेकिन दिन में के 2 घंटे हम लोग इस ग्रुप के लिए देते थे। और उसी की वजह से यह बच्चे भी दूसरे बच्चों की तरह बराबर से तैयार होते थे। और मेरा तीसरी स्कूल है जिला परिषद शाळा केवणी दिवे जो भिवंडी में है। तो वहाँ पे भी गोडाउन्स बहुत हैं, तो वहाँ पे भी हमारे स्कूल में जो आने वाले बच्चे हैं वह बच्चे आगरी समाज के और बहुत जातियों के होते हैं। मतलब अगर सोचा जाए तो नेपाल से भी एक लड़का आता, नेपाल से का जिसका गांव था वो भी एक लड़का हमारे स्कूल में था। कोई मेघालय का है, कोई बिहार का है, कोई कर्नाटका का है। जो गोडाउन में काम करने के लिए कामगार आते थे उन्हीं के बच्चे उस स्कूल में होते थे। तो मैं केवणी दिवे के बारे में बताऊंगी कि आज तो हम आईसीटी के बारे में अगर बात करने जा रहे हैं तो 3 साल पहले मैंने केवणी दिवे में टोटल 42 बच्चे ऐसे दाखला किया कि जो वयानुरूप हम लोग कहते कि एज अकॉर्डिंग टू एज 42 स्टूडेंट्स कि जो ऐसे ही घर में थे। तो यह काम किसने किया? मैंने, और मेरे पास तभी 8वीं कक्षा का वर्ग था। तो मेरे बच्चों को मैंने बोला कि हमें हमारा जो गांव है जुलाई महीने में, तो गांव के आजू बाजू में जो बच्चे स्कूल में नहीं आते और कभी नए वो आए थे उस गांव में, तो उन्हीं सभी को हमें स्कूल में दाखिल कराना है। तो उनके पास जन्म का प्रमाण पत्र नहीं था, बहुत सारी दिक्कतें थी, किसी को जन्म तारीख भी पता नहीं थी। तो सभी मैंने हिसाब से मैनेज किया और उसके हिसाब से 42 बच्चे जो है वह हर एक क्लास में, दूसरी में, 5वीं, चौथी में, मतलब मेरे 8वीं में भी 2 बच्चे आए कि जो अकॉर्डिंग टू एज थे। तो इन बच्चों को शिक्षा में टिकाने के लिए मुझे आईसीटी का बहुत बड़ा शुरुआती काल में उपयोग हुआ कि मैं उनको वीडियोस दिखाती थी। तो उनको अच्छा लगता था कि मैडम वीडियोस मोबाइल पे, टैब पे या स्क्रीन पे दिखाती है। कुछ बातें, मतलब मेरा एक ऐसा बच्चा था कि जो 8वीं में ही आया था कि वो हिंदी में कथा इतनी सुंदर मतलब बताता था कि आप सुनते रह जाएंगे। उसको पढ़ना नहीं आता था, वो स्कूल नहीं गया था, लेकिन कथा सुनाने में एकदम माहिर था। तो मैं उसकी वीडियो बनाती थी और वीडियो बना के यूट्यूब पे डाले हैं मैंने उसकी वीडियो। तो वो जो वीडियो है वो वीडियो उसके गांव के कोई उसके रिश्तेदार हो गए, उन्होंने देखे तो उन्होंने बोला कि तू तो बहुत अच्छी तरह कथा सुना देता, तो उसको भी अच्छा लगा और इसी से फिर वो शिक्षा से जुड़ गया। फिर उसको पढ़ना लिखना सब धीरे धीरे आता चला गया और वो बहुत अच्छी तरह तैयार हो गया। तो इस तरह अभी मैं आदिवासी पाड़े में काम करती हूँ, जैसे कि मैं बताया। तो वहाँ पे अगर हम देखते हैं तो बच्चों में थोड़ा सा आत्मविश्वास इन बच्चों के तुलना में से कम है, लेकिन अभी जैसे जैसे हम लोग गतिविधियाँ लेते हैं उनमें उनको शामिल करते हैं, वैसे यह बच्चे भी बहुत अच्छी तरह आत्मविश्वास से
तैयार हो रहे हैं। ऑनलाइन की टूल्स है वह उनके पास थोड़ी सी कमतरता है, लेकिन गाँव में जो बच्चे स्कूल नहीं आते लेकिन दूसरी जगह पर काम पे जाते हैं, तो उनका व्हाट्सएप नंबर हम लोग ग्रुप में ऐड करके वैसे पढ़ाई करके कैसे पढ़ाई से उनको जुड़ा के रखे, इस तरह हम लोग प्रयत्न करते हैं। और फोन का जो कॉल है वह कॉल भी करते हैं, हफ्ते में 1-2 बार स्कूल में जाते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह से पढ़ाई से उनको अभी तक तो जुड़े रखा है। वाह जी वाह, कमाल है जी, कमाल है। मैं नेपाल के बगल के एक गांव में रहता हूँ, बहुत दूर से आपसे बात कर रहा हूँ, नेपाल के पड़ोस से, और आप हमारे नेपाल के बच्चों को पढ़ाते हैं, ये जान के बहुत अच्छा लगा। तो ये इस तरह की परिस्थितियों में काम करते हुए समस्याएं क्या क्या आती हैं, वो थोड़ा सा बताइएगा। वो बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है जो आपने किया। अगर मेरा प्रवास देखेंगे स्कूल का, तो सभी स्कूल एक दूसरे से अलग है। तो अभी जो मेरा स्कूल है एकदम रिमोट एरिया में है, और उसके पहले का केवनी दीवा स्कूल जरा थोड़ा ठीक था। तो मैंने जो गतिविधियां केवनी दीवे में ली वह मैं दोराचा पाड़ा, मतलब अभी जो पढ़ा रही हूँ वहीं पे नहीं ले सकती हूँ, लेकिन वह उतनी लाभदायक नहीं हो सकती। तो मैं ऐसे करती हूँ, मैं खुद सोचती हूँ किसी टीचर ने ली है यह गतिविधि, इसके लिए मुझे मेरे क्लास में लेनी है, ऐसे मैं बिल्कुल नहीं करती। कुछ गतिविधियां ऐसे होती है कि जो दूसरे टीचर ने ली है वह मेरे लिए भी, मेरे बच्चों के लिए भी उपयुक्त हो सकती है, तो उनका मैं प्रयोग जरूर करती हूँ। लेकिन मैं खुद होके सोचती हूँ कि मेरे बच्चे किस में आनंद से सीख सकते हैं, और इसके लिए मैं गतिविधियां खुद होके तैयार करती हूँ। और यह गतिविधियां तैयार करते समय मैं जिस स्कूल में जाती हूँ उस स्कूल की परिस्थिति, मेरे बच्चों का अध्ययन स्तर, मेरे जो पेरेंट्स है उनको भी खर्चा ना आए, 0 बजट गतिविधियां जो है वह कैसे की जाए, इसके बारे में सोचती हूँ। कि जैसे हम लोगों ने एक गतिविधि ली, अभी मैंने दोराचा पाड़ा में ली, कि मिट्टी काम तो हम लोग सभी लोग लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं, तो खिलौने बना लेते हैं या कुछ बना लेते हैं। तो मैंने उसी को इतिहास से जोड़ लिया कि इतिहास 6ठी कक्षा को मैं तभी पढ़ाती थी, गए साल पिछले साल। तो 6ठी कक्षा में हड़प्पा संस्कृति है, तो उसमें भी है कि हड़प्पा कालीन मुद्रा है, हड़प्पा कालीन खिलौने हैं, तो यह हम मिट्टी काम से कर सकते हैं क्या। तो बहुत अच्छी तरह बच्चों ने वह सब करके दिखाया। मतलब मैं सोचती हूँ, ऐसे सोचती हूँ कि जो मैं कुछ करूँगी उससे 3, 4, 5, 6 ज़्यादा से ज़्यादा मेरे उद्देश्य जो है वह कैसे सफल हो सकते हैं। या फिर केवनी दीवे में मैंने लिया हुआ एक उपक्रम है स्टोन आर्ट, कि बड़े बड़े पत्थर या छोटा पत्थर जो भी कुछ है, सिर्फ पत्थर पड़ोस हमारे परिसर में जाना है और वहाँ से हमें पत्थर लेके आना है, वो धोना है। चूना लेके गई थी, उसको चूना लगाना है, वाइट कर देना है, और उसके ऊपर हमारे भूगोल की आकृतियाँ हैं या विज्ञान की कुछ आकृतियाँ हैं, या फिर हम लोग इतिहास में सावित्रीबाई फुले पे सीखते हैं, या फिर हम लोग इतिहास में कुछ मुद्राएं सीखते हैं, वह कुछ हमें उसके ऊपर पेंटिंग तो हम लोग चित्रकला लेते ही है, लेकिन पेंटिंग इस तरह से जरा अलग अनुभव, और बच्चों को भी जरा मजा आता है। तो इस तरह से अलग अलग गतिविधियां लेने का प्रयास करती थी। जैसे अभी विज्ञान प्रदर्शन जो था हमारे स्कूल में, अभी मैं दोराचा पाड़ा कि जहाँ पे पूरे आदिवासी बच्चे हैं, ऐसे में जो जब बोलती हूँ तो वहाँ पे मैंने पर्ण प्रदर्शन रखा, पानों का प्रदर्शन। और पानों का प्रदर्शन करते हुए मेरे बच्चे थोड़े से घबरा रहे थे, संकोच करते थे पहले बताने में। तो इसके लिए मैंने उनको बोला कि आपको 1 या 2 पान लेके आना है, उस यह पान किसका है यह बताना है और उसका उपयोग बताना है। तो इससे क्या हुआ, बहुत सारे पत्ते मेरे स्कूल में जमा हो गए, और जो वनस्पति मुझे भी पता नहीं थी वह मुझे बच्चों ने सिखाई वहां पे। तो और उसी के हिसाब से फिर मैंने वहां पे विज्ञान जोड़ा कि यह पान जो है, समझो इमली का पत्ता है तो यह संयुक्त पान है, पर्ण है, कि पीपल का पेड़ है तो साधा पान, ऐसे हम लोग मराठी में कहते हैं। तो उसकी जो शीर होती है उसकी, तो उसके बारे में बताया। पानों के भाग होते हैं, हमारे 6ठी 7वीं कक्षा में है।
कि यह डेट है, यह पर्णाग्र है, यह पर्णधारा है। तो यह सब कृति से और उन्हीं के लाए साधनों से मैंने सिखा दिया। जब दसरा था पिछली साल ही हमारे यहाँ पे इलेक्शन थे, तो बच्चे जो होते हैं हमारे यहाँ पे सोना बांटते हैं, मतलब एक आपट्याचं झाड़, आपटा का पेड़ है, आपटा बोलते हैं हम लोग उसको, तो उसके पत्ते लेके आए मेरे लिए और बोले कि मैडम जी यह लो सोना। तो मैंने बोला कि ठीक है, अभी प्यार से दिया है तो लिया। तो लेकिन यह मेरा एक तत्व है कि कोई भी चीज ऊपर नहीं जानी चाहिए, उसका रीयूज करना चाहिए। तो मैंने क्या किया, बच्चों को बताया कि अभी इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, तो हम मतदान जागृति लेते हैं इन्हीं पत्तों के ऊपर। इन पत्तों के ऊपर तुम्हें एक घोष वाक्य, जिसे हम स्लोगन कहते हैं, वह चित्र या किसी भी रूप में आप लिखिए, लिखित स्वरूप में लिखेंगे तो भी चलेगा। मैंने व्हाइट कलर उनको दे दिया, किसी ने पेन ने भी, स्केच पेन से भी लिख लिया, और वह सब गांव में बांटने के लिए कहा। तो इस तरह से अलग ढंग से विचार करती हूँ। और मेरी परिस्थिति, मेरे बच्चे, मेरे परिसर जहाँ पे मैं काम करती हूँ, अभी मैं रहती तो हूँ मुंबई में, लेकिन मैं काम करती हूँ जब देहाती एरिया में, तो उसका मैं बिल्कुल ध्यान रखती हूँ कि कुछ तो गतिविधि ऐसे ही लेनी है, इसके लिए बिल्कुल काम नहीं करती। उस गतिविधि से मुझे कुछ तो साध्य करना है, यह मन में ठान कर गतिविधि जो होती है वह लेती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, खूब छान। जितनी आपकी तारीफ की जाए उतनी कम है। तो आप इतने रिमोट एरिया में जहाँ आप काम करती थी, वहाँ आपने जो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और ये जो इक्विपमेंट्स हैं मॉडर्न, इनको कैसे इंट्रोड्यूस किया उन बच्चों के बीच में? ये बड़ा रोचक है, ये बताइएगा। मेरी स्कूल जो है वह डिजिटल स्कूल है, लेकिन रिमोट एरिया में होने के लिए रेंज का थोड़ा सा इश्यू होता है। तो मेरा जो फ़ोन है, फ़ोन को मतलब रेंज होता है, तो मैं फ़ोन मिरर करती हूँ स्क्रीन से, और उसके हिसाब से मेरे फ़ोन में, मेरा फ़ोन मतलब बहुत बड़ा खजाना है ऐसे बोलेंगे तो भी चलेगा। बहुत कुछ एजुकेशनल चीज़ें उसमें होती है मेरी। ऑनलाइन भी मैं ब्लॉग पे लिखती हूँ, तो उसके ऊपर ड्राइव पे कुछ सेव किया होता है, ड्रॉप बॉक्स का यूज़ करती हूँ। तो इन सभी में बहुत सारा मटेरियल, एजुकेशनल मटेरियल मेरे पास होता है। तो जब मुझे पढ़ाना है या कुछ बच्चों को दिखाना है, तो मैं यहीं से अभी दोराचापाड़ा में काम करती हूँ, तो मैं डाउनलोड करके लेके जाती हूँ कि कुछ दिक्कत ना हो जाए और टाइम पास भी ना हो। नहीं तो कभी कभी रेंज नहीं है तो गोल गोल घूमते रहता है और फिर अपना समय भी जाता है उसमें। तो इसी के लिए मैं थोड़ा प्लानिंग करती हूँ और सब डाउनलोड करके ज़्यादातर लेके जाती हूँ। कभी कभार ऑनलाइन भी दिखाती हूँ, आ जाता है, थोड़ा सा बाहर निकलेंगे तो रेंज आ जाता है। तो इसी के हिसाब से बच्चों के पास मोबाइल्स है, एंड्रॉयड फ़ोन, तो उसमें ऐप जो होते हैं उनका यूज़ करती हूँ मैं। कि अगर हम बच्चों को, हम लोग क्या करते हैं, तो अभी समझो विज्ञान पढ़ा रही हूँ और 7वीं या 8वीं का 6ठी से 7वीं 8वीं तक ध्वनि, यह एक चैप्टर है विज्ञान में। तो हम लोग बोलते हैं कि ध्वनि की तीव्रता ऐसी होती है, ध्वनि की तीव्रता ऐसी होती है, ध्वनि ऐसी मापी जाती है, वैसी मापी जाती है। तो मैं एक ऐप है साउंड वेव, तो उसके हिसाब से अगर हम बोलते हैं ना, तो हमारा आवाज अगर जोर से बोलेंगे तो वो जोर से उसका ये दिखाई देता है, हम छोटे से बोलेंगे तो धीरे से उसका जो है वो, मतलब ऐप से मैंने जोड़ दिया। तो मैं हम लोग अभी भूगोल में हम लोग क्या करते हैं, तो नकाशा बहुत अच्छी तरह पढ़ा लेते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे जो है वह नकाशा तो पढ़े ही, लेकिन उसके साथ में हमारा गूगल मैप है, तो उसका भी उसको ज्ञान होना चाहिए। गूगल अर्थ है तो उसका भी उसको ज्ञान होना चाहिए, उसको वह ऑपरेट करती, और बहुत अच्छी तरह बच्चे कर लेते हैं। हम लोग कम पढ़ते हैं बच्चों के सामने, हमें ऐसे लगता है कि ये आदिवासी बच्चे हैं, कर पाएंगे या नहीं, तो ऐसे कुछ नहीं होता। अगर हम उनको दिखाएंगे तो बहुत अच्छी तरह उनका हमें सपोर्ट मिलता है, वह बहुत अच्छी तरह प्रतिसाद, हम मराठी में कहते हैं प्रतिसाद देते हैं,
बहुत अच्छा उनका रिजल्ट हमें मिलता है। कि जैसे हम लोग पढ़ाते हैं कि हमारा हृदय हार्ट ऐसे है, हमारे ऐसे ऐसे पढ़ाते हैं, तो हमें एनाटॉमी 4D करके एक ऐप है उसका यूज करती है, तो उससे हमारा हृदय धक धक करते हुए भी उसमें दिखाई देता है। बच्चों खुद होके वह स्कैन करते हैं, पिक्चर होता है, वह अगर स्कैन करेंगे तो हमारे हृदय के पूरे, हार्ट के पूरे पार्ट्स, वह ऐसे हम ऐसे जस्ट स्लैश करेंगे तो यहाँ से वहाँ वो हृदय जो है वह घूम जाता है। तो बच्चों को जहाँ मजा आती है और मजे मजे से वह सीखते हैं। तो इस तरह से सोलर सिस्टम ऐप है कि हम सूर्यमाला पढ़ाते हैं। तो सूर्यमाला पढ़ाते समय तो ऐसे ही पढ़ाते हैं या कुछ वीडियो वगैरह दिखाने से, तो सोलर सिस्टम ऐप है उसमें अगर हम जाएंगे तो वह भी 4D ऐप है कि अगर हम अर्थ के क्लिक करते हैं तो हमें अर्थ की पूरी जानकारी भी मिलती है, अर्थ के कौन से उपग्रह है वह भी पता चल जाते हैं, मानव ने कौन से उपग्रह स्पेस पे छोड़े हैं वह भी पता चलता है। कि बच्चों जो हमारे स्कूल के बच्चे होते हैं वह उपग्रह ऐसे सुनते हैं, लेकिन कैसे कैसे उपग्रह होते हैं उनको इतने चित्र उसके या उनका वीडियो इतनी अच्छी तरह उन्हें नहीं मतलब पता होता। तो यह इस ऐप का अगर यूज करते हैं तो बहुत अच्छी तरह मुझे मतलब फन विथ लर्न, आनंददायी शिक्षा जो कहते हैं, इस आनंददायी शिक्षा का प्रयोग जो है तो उसका प्रयोग मैं करती हूँ। मैं खुद कुछ एजुकेशनल गेम तैयार करती हूँ। अभी ये कोरोना का जो पेंडेमिक है उसी में मैंने किया कि बच्चे मोबाइल पे बहुत सारा गेम खेलते हैं, तो इस गेम से तो अच्छा है कि कुछ एजुकेशनल बनाए। तो मैंने मेरे ख्याल से अभी तक 60 के ऊपर गेम बनाए हैं, तो बहुत अच्छी तरह है। हाँ, कि फूल का डायग्राम है तो और उसके ऊपर फूल के बाजू में फूल के जो पार्ट्स के नाम है वो है, तो उसको अगर ड्रैग करके लेके जाएंगे तो उसकी जोड़ी लग जाएगी। या फिर शब्द चक्र करके एक गोल है तो उसमें, या मतलब बच्चे जो मोबाइल पे खेलते हैं उसी तरह के अलग अलग गेम्स है, लेकिन उसको मैंने शिक्षा से जोड़ा है। तो सभी विषयों का मैं प्रयोग करती हूँ उसमें, मराठी, हिंदी, इंग्रजी, विज्ञान, भूगोल, इतिहास, शारीरिक शिक्षा, सभी का उसमें उपयोग करके रोज एक खेल में, अभी मेरे ख्याल से महीना ज्यादा हो गया होगा, तो शेयर करती हूँ रोज व्हाट्सएप पे। तो बच्चे बहुत अच्छी तरह खेलते हैं और मैं यहाँ जो लिंक है वह पूरे महाराष्ट्र में भेजती हूँ, तो पूरे महाराष्ट्र में बहुत अच्छा रिस्पांस इस खेल का भी आता है। कुछ दिव्यांग बच्चे होते हैं उनके लिए भी अभी हाल ही में मैंने 1ली से 4थी तक की जो हमारे पाठ्य पुस्तकें हैं तो वह ऑडियो रूप में ली है कि अगर ब्लाइंड बच्चा है तो ब्रेल पढ़ने में उससे दिक्कत, थोड़ा टाइम लग जाता है, तो वह सुनेगा तो बहुत जल्दी सीख जाएगा। तो उनके ऑडियो बनाए मराठी, इंग्रजी के टॉकिंग टेक्स्ट बुक करके, यह जो एक सीरीज है यह शुरू की है। मतलब इस तरह से ICT का यूज करती हूँ। मैंने 1ली से 8वीं कक्षा तक मराठी, हिंदी और इंग्रजी की सभी कविताएं कि जो हमारे पाठ्य पुस्तक में है वह सब अपनी आवाज में मतलब उसको ताल लगाया है, सुर लगाया है। तो यह भी हमारे महाराष्ट्र में बहुत फेमस है कि सभी बहुत सारे स्कूलों में मेरी कविताएं जो है वह बच्चों को सुनाई जाती है। तो इस तरह कुछ अलग अलग ऐसे कुछ काम करने का प्रयास करती हूँ। बहुत सुंदर। तो मुझे लगता है आज के बाद हम टीचर शो की ओर से आपको एक नया नाम देते हैं, ज्योति ऐप बेलवाले। क्योंकि आप जितनी खूबसूरती से इस टेक्नोलॉजी का, इन ऐप का, गेम्स का एजुकेशनल यूज कर रही है वो बहुत सराहनीय है, बहुत प्रशंसनीय है और जितनी तारीफ की जाए कम है। राकेश चांदना जी कह रहे हैं दिल्ली से कि स्वागत है आपका। आप जो थोड़ी थोड़ी देर बाद मुस्कुरा रही है ना, तो मैं आपकी कह रहे हैं फेस रीडिंग कर रहा हूँ और आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आप सहज और समर्पित शिक्षिका हैं। ये स्क्रीन पर लाइव है उनका कमेंट राकेश चांदना जी का। मुझे लगा कि जिन परिस्थितियों में आपने अपना बचपन जिया और जो संघर्ष आपने किया उसके बाद आपने समर्पित किया अपने व्यक्तित्व को, वो बहुत, और ये अचीव आप कर पाएंगे, बहुत सराहनीय है। आपको बहुत बहुत साधुवाद।
कि आपने किन परिस्थितियों में, हम समझ सकते हैं कि किन परिस्थितियों में आपने आपने अपना जीवन जिया होगा। और ये जो समर्पण भाव है वो चूंकि आपका बचपन का बैकग्राउंड ऐसा था, आप उनकी तकलीफ को समझती हैं, इसलिए मुझे लगता है कि मुंबई से कहीं दूर जाना और एक झोपड़पट्टी इलाके में काम करना, उन बच्चों के साथ काम करना, उनको उनके चेहरे पे खुशी देना, उनके चेहरे पे, हम कहते हैं ना कि वो निदा फाजली वाली बात है, बहुत दूर है मुझसे, चलो यूं कर ले कि किसी रोते बच्चे को हंसाया जाए, वो बात है कि आप किसी को हंसा रही हैं, किसी को खुशी दे रही हैं, तो आपने कितनी मेहनत की होगी वो दिखाता है कि आपने मतलब अपने साथ साथ एक मदर और बड़ी बहन के सपने को आप जी रही हैं। जो उन्होंने कहा कि आप टीचर बनेंगी, और वो ये नहीं था खर्चे की वजह से, उन्हें कोई लगन आपके अंदर देखी हुई, और मुझे नहीं लगता कि आप पैसे की खातिर ये करती हैं। प्रोफेशन जैसा भी डॉक्टर भट्ट ने कहा, आप कमिटेड कंपैशनेट टीचर हैं, इसलिए ये इतना अचीव कर पाती है। और जो आईसीटी का पूरे देश में ना जो इतना निरंतर भाव है, उसमें आपकी स्टोरी जो है वो एक आशा का संचार करती है कि आप उस इलाके में जहाँ सोचते हैं कुछ नहीं होता, इंडिया में झोपड़पट्टी के स्कूलों में कुछ नहीं होता, उसको बिल्कुल चेंज कर दिया आपने परसेप्शन। आपने दिखाया कि आप एक जूनियर होने के नाते सीनियर बनती थी, और कैसे आपने काम को सीखा, और अब आप स्कूल में गई हैं, स्कूल में जाकर आपने बहुत अच्छी तरह निभाया है, और निभाने के साथ साथ आप सीख रही हैं। ये बहुत जरूरी बात है कि हम कहते हैं शिक्षक को हमेशा सीखते रहना चाहिए, क्योंकि जिंदगी का हर लम्हा सीखने का, कुछ पाने का, कुछ सुनने का होता है। इसलिए आपने सीखा, और आपने में ऐप्स बनाए जो आपको भट्ट जी उसका नाम दे रहे हैं डॉक्टर भट्ट, और बनाने के साथ साथ आप उसको लागू कर दीजिए, बच्चे भी आपसे खुश हैं, बच्चे आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो इट मीन्स यू आर वेरी वेरी सक्सेसफुल। और कोई दो राय नहीं है कि आपको राष्ट्रपति पदक के लिए चुना गया, और आपने अपने क्षेत्र का, अपने साथियों का, शिक्षक वर्ग का सम्मान और नाम ऊंचा किया। आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत साधुवाद। बहुत सुंदर काम। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया सर। आपने जो सकारात्मक टिप्पणी की, इससे हम सबका उत्साह बढ़ता है, क्योंकि आप हमसे में वरिष्ठ हैं। तो मैम, ये जो आप काम करते हैं, इसमें आपको बच्चों की तो मदद मिलती ही मिलती है, बच्चों की मदद के बिना तो स्कूल में कुछ संभव नहीं है, और किस की आपको मदद मिलती है इन सब कामों की? यह जब मैं काम करती हूँ तो मैं ज़्यादातर टारगेट करती हूँ मेरा क्लास, कि मैं शिक्षिका हूँ, तो मुझ पर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी मेरी क्लास की, मेरे बच्चों की है। उसके बाद में स्कूल, उसके बाद में धीरे धीरे लेकिन क्लास में ज़्यादातर टारगेट करती हूँ। तो क्लास के जो हमारे बच्चे हैं, वह बच्चे सभी एक जैसे नहीं होते। तो जो बच्चे मतलब बिल्कुल तैयार करते हैं हम लोग, तो जो जल्दी तैयार हो जाता है उसकी भी मैं मदद लेती हूँ, बच्चों की भी मदद, कि आज तो इसको ये बता कि कैसे हमें बोलना है, या कैसे हमें एक्टिंग करनी है, या कैसे मुझे गणित छुड़ाना है। यह तो मतलब आईसीटी में ही नहीं, तो शिक्षा में भी, हमारे क्लास में भी मैं जो बच्चे तैयार हो जाते हैं उनकी मदद लेती हूँ। मैं खुद होके कुछ हम लोग देखते हैं कि अंग्रेजी भाषा है, कि हमारे जो बच्चे हैं वो थोड़े डरते हैं, तो अंग्रेजी के बारे में मैंने कुछ गेम बनाए हैं। वह जो गेम है, वह गेम मतलब ऐप के इसमें नहीं है, वह वस्तुओं के रूप में या पट्टियों के रूप में ऐसे लिखे हुए गेम है, मैंने खुद होके बनाए हैं। तो वह जो गेम है, वह गेम में उनको दिखा देती हूँ कि किस तरह खेलना है। तो अगर खेलते खेलते उसमें से एक दो बच्चा तैयार हो जाता है, मुझे लगता है कि ये बराबर तैयार हो गया है, तो उसको बोलती हूँ कि बीच में, हमारे यहाँ पे मदली छुट्टी बोलते हैं, बीच की जो खाना खाने की छुट्टी है, खाना खाने के बाद में बच्चे इधर उधर घूमते हैं, तभी उनको तू अभी इस गेम्स के साथ खिलाना है, मतलब खेल तो खेल और पढ़ाई भी हो जाती है। दूसरा काम मैं क्या करती हूँ, तो हर एक गेम के लिए अलग अलग एक उनका प्रमुख नेम, ऐसे प्रमुख बच्चों को बनाती हूँ। तो इसकी वजह से क्या होता है, बच्चों को ऐसे लगता है कि अरे वाह, टीचर ने मुझे भी बनाया, अरे वाह मुझे भी बना। तो इससे उनको खुशी तो मिलती है, उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, और पढ़ने की उनकी उम्मीद जो है वह जागरूक होती है। और फिर वो बोलते हैं कि मैडम मैं ये करके दिखाऊं,
मतलब जो हमने नहीं बोला है वह भी वह करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह बच्चों की सबसे ज्यादा मदद मुझे मिलती है, ऐसे मुझे लगता है। घर में अगर देखेंगे तो बहुत सारा काम जो है मैं घर में करती हूँ। मतलब मेरा एक तत्व है, मैं स्कूल में जाती हूँ तो स्कूल के टाइम में कभी भी मैं आपको ऑनलाइन नहीं दिखूंगी। जब मुझे पढ़ाने में कोई तकलीफ है या मुझे कोई शंका है, मुझे कुछ ढूंढना है, तो ही मैं ऑनलाइन का यूज करूंगी या कुछ बच्चों को बताना है तो, नहीं तो मैं ऑफलाइन, मतलब स्कूल का टाइम है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चों के लिए ही देती हूँ, उसका यूज दूसरा नहीं करती। फिर मैं बाकी की जो हमारे गतिविधि तैयार करना, उसके बारे में लिखना या एजुकेशनल ऐप तैयार करना, गेम्स तैयार करना, यह सब जो काम है वह घर पे करती हूँ। घर पे कभी करती हूँ तो जब छुट्टी होती है तब करती हूँ, या रात का खाना हो जाता है, हम लोग रात देरी से सोते हैं तो उसमें 1-1.5 घंटा मिल जाता है उसमें। या फिर मैं जब मुलुंड से दोराचा पाड़ा यहाँ तक जाती हूँ तो ट्रेन से जाती हूँ बाय लोकल, तो लोकल में मुझे 1.25 घंटे मिलते हैं जाते समय आते समय, तो उसका भी यूज करती हूँ मैं। तो उस टाइम में यह सब काम करती हूँ। तो इसकी वजह से घर के जो है तो घर को भी मदद जो है वह मुझे मिलती है। मेरी बेटी है वह भी मुझे मदद करती है, बेटा मेरे मिस्टर है वह मदद करते हैं। हमारा एटीएम नाम का एक समूह है, व्हाट्सएप ग्रुप है कि जो पूरे महाराष्ट्र में फैला है और पूरे महाराष्ट्र में हर एक जिले के इससे उनके ग्रुप है। 10,000 से ज़्यादा शिक्षक उससे जुड़े हैं। तो एटीएम में के कुछ मेंबर्स है कि अगर मुझे कोई दिक्कत है तो मैं उनसे भी मतलब सलाह लेती हूँ। एक्चुअली आईसीटी जो है, यह आईसीटी का सबसे पहले तो मुझे उमेश कोटलवार रत्नागिरी के, ज्ञानदेव नवसरे जो नासिक से है, विक्रम अड़सूसर जो नगर से है, इन तीनों ने बहुत ज़्यादा मुझे मतलब प्रेरणा दी कि बहुत अच्छा तेरा, मैंने मतलब मेरी गतिविधियाँ जो थी स्कूल की वह सबसे हटके होती थी, लेकिन मैं सिर्फ व्हाट्सएप पे डालती थी और फिर वो गायब हो जाती थी, मतलब महीने के बाद में तो गया ना। तो उन्होंने कहा कि नहीं यह कुछ अलग है तेरा का, तो ब्लॉग बनाओ। तो ब्लॉग बनाया फिर मैंने jyotidipakbelole.blogspot.com। तो उसके ऊपर सेव करके रखना, या कविताएं हैं मेरी वो ड्राइव के ऊपर सेव करके रखना। तो इन सभी का मुझे सहयोग मिलता है। अगर मुझे कुछ करना है, दिक्कत है, नारायण राव मंगलाराम सर है कि वह भी टेक्नो में बहुत अच्छी तरह उनका भी काम है। तो इन सभी की मदद जो है वह मदद लेती हूँ। और मैं हमेशा सोचती हूँ कि मुझे कुछ तो ऐसा करना है कि जो मेरे बच्चों को लिए फायदेशीर हो। मैं पहले मेरे बच्चों का मतलब पहले माइंड में लाती हूँ, और जब मैं मेरे बच्चों को करती हूँ तो एटीएम समूह जो है वह पूरे महाराष्ट्र में फैला हुआ है, तो उसके ऊपर शेयर कर देती हूँ। तो इससे क्या होता है, मेरे बच्चों को तो उसका फायदा होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ महाराष्ट्र के बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे शिक्षक हैं, उनको भी इन सारी बातों का फायदा होता है। तो इस तरह सभी की मदद मिलती है। जी बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार आपकी जर्नी है और बहुत सारे दर्शक हैं जो लगातार कमेंट्स कर रहे हैं आपके काम को लेके, सराहना कर रहे हैं आपकी। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे शो में ऐसे टीचर आ रहे हैं कि जो हम सबको ऊर्जा दे रहे हैं। तो आप पूरे महाराष्ट्र में तो फेमस है ही हैं, और वो विक्रम अड़सूल जी जब हमारे शो में आए थे तो मुझे नहीं याद है कितनी बार उन्होंने आपका नाम लिया शो के दौरान। वो आपसे इतने प्रभावित रहे थे कि हमें जो है लगा था कि आप कब हमारे शो में आए, आप कब हमारे शो में आए, हमें खुद उत्सुकता हो गई थी। तो विक्रम अड़सूल जी जैसे महाराष्ट्र के, आपने कहा 10,000 शिक्षक आपके ग्रुप में हैं, तो इसका मतलब है कि आप बहुत लोकप्रिय हैं महाराष्ट्र में। पूरे प्रदेश के शिक्षक आपको बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपने जो अभी गतिविधियां बताई, इसके अलावा आपने क्या ऐसा किया कि आप महाराष्ट्र में इतनी जानी जाती हैं और आज के बाद से पूरे देश में जानी जाएंगी? जी मैं जब हमारे स्कूलों में काम करती हूँ तो बाल भारती जो है हमारा, उसमें पाठ्य पुस्तक मंडल पे भी मैं काम करती हूँ।
कि अभी हमारे महाराष्ट्र का दूसरी का जो पोर्शन है वह सब चेंज हो गया है पाठ्य पुस्तक, तो उसमें मराठी का काम मैंने किया है। इससे पहले पहली का शारीरिक शिक्षा का काम किया है, पुस्तक लेखन का। एनसीईआरटी दिल्ली में AIL का पवन सुधीर मैडम जी जो है उनके मार्गदर्शन में वह भी काम करती हूँ। उसके लिए अभी एक CBSE बोर्ड का एक शिक्षकों के लिए हस्तपुस्तिका कुछ ही दिनों में मतलब प्रकाशित होगी, तो उसके लिए भी काम करती हूँ कि पाठ गतिविधि के साथ कैसे जोड़े, कला के साथ AIL से कैसे जोड़े, और जो पाठ है उन पाठों में कला को सभी विषयों से कैसे जोड़े। मतलब अगर विज्ञान है, भूगोल है, हिंदी है, मराठी है, इंग्लिश है, गणित है, तो सभी को हमें क्या करना है, कला को जोड़ना है। क्योंकि हम देखते हैं कि हम स्कूलों में कला, शारीरिक शिक्षा या कार्यानुभव क्राफ्ट जो है उसको थोड़ा, बहुत सारे काम होते हैं हमें, इसके लिए हम लोग थोड़ा हम लोग इतना ध्यान नहीं देते इन विषयों पर। लेकिन हम अगर देखेंगे तो बच्चों को सबसे ज्यादा प्यारे ये 3 ही विषय हैं। तो इन्हीं 3 विषयों का प्रयोग, अगर विषय, यह जो मुख्य विषय है, इनसे जोड़ेंगे तो शिक्षा जो है वह शिक्षा आनंददायी हो सकती है। तो इस तरह से इसके लिए भी मैं AIL के लिए NCERT दिल्ली के साथ काम करती हूँ। मुक्त विद्या मंडल करके हमारे महाराष्ट्र में है कि जो मुक्त विद्या मंडल है वह मुक्त विद्या मंडल ऐसे है कि जैसे ओपन स्कूल जैसे कि 5वीं से स्टार्ट होता है वो, जो बच्चे स्कूल में नहीं आ सकते, बहुत सारे गरीब है, कुछ काम कर रहे हैं, या कोई बच्चा ऐसा है कि मुझे क्रिकेट में उसको बहुत रुचि है, तो बच्चा अगर स्कूल में जाएगा तो उसके 6-7 घंटे तो स्कूल में जाएंगे, फिर वो क्रिकेट की प्रैक्टिस कब करेगा। या किसी को संगीत में रुचि है तो वह शिक्षा लेते लेते वह स्कूल की शिक्षा भी ले। इसके लिए यह मुक्त विद्या मंडल करके एक मंडल, उसके टेक्स्ट बुक अलग है, तो उसी के ऊपर भी मैं काम कर चुकी हूँ। मतलब इस तरह से अलग अलग मायने में रखते हुए कि हमारा DD दूरदर्शन सखी सह्याद्री करके एक टीवी पे शासकीय एक चैनल है, उसके ऊपर भी मार्गदर्शन करती हूँ। या वर्चुअल गाइडेंस जो होता है बाल भारती की तरफ से जो होता है, तो उसमें भी मैंने सहभाग लिया है। तो इस तरह से जितना जितना शक्य मुझे हो सकता है मेरे से, उतना ज़्यादा से ज़्यादा देने का मैं प्रयास करती हूँ। जी, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। आपने हर क्षेत्र में सराहनीय काम किया है। हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो बड़े रोचक टिप्पणियां कर रहे हैं और बहुत मजेदार सवाल भी पूछ रहे हैं। उनमें से एक प्रोफेसर प्रभात उप्रेती जी कुछ दिन पहले शो में भी हमारे साथ थे। उनके बहुत सारी टिप्पणियां आ रही हैं, तो जो बहुत रोचक है उनको मैं पढ़ रहा हूँ, बाकी मैं लाइव स्क्रीन पर कर रहा हूँ। आप बीच बीच में स्क्रीन पर नजर मारेंगे तो आपको सवाल और टिप्पणियां दिख जाएंगी। महाराष्ट्र के आपके बहुत सारे साथी हैं जो लगातार कमेंट्स कर रहे हैं कि ज्योति ताई लाजवाब हैं, कोई कह रहा है ज्योति साइक्लोपीडिया नाम से आप जानी जाती हैं, और तमाम तरह के बहुत खूबसूरत कमेंट्स आ रहे हैं। तो प्रभात सर कह रहे हैं कि मेरा खुद का अनुभव है कि बालक सैडिस्ट भी होते हैं और पागलों को मारते हैं, ज्यादा लिफ्ट देने पर सर पर चढ़ जाते हैं। आप उन्हें कैसे टैकल करती है? बालक, अच्छा, बालक जो होते हैं मेरे ख्याल से प्यार जो है, प्यार से उनको सराहना, ये सबसे ज़्यादा अच्छी खूबी है। अब मैं एक अनुभव शेयर करूंगी कि मैं केवड़ी दिवस स्कूल में थी, तो एक यूपी का बच्चा था कि जो अंग्रेजी मीडियम में पढ़ा करता था, फिर उनकी कुछ दिक्कतें आ गई और वह हमारे सरकारी स्कूल में दाखिला मराठी मीडियम में आ गया, मराठी। तो उसकी मैंने देखी तो उसकी अंग्रेजी भी बराबर नहीं थी, मराठी भी बराबर नहीं थी। मतलब उससे अच्छी अंग्रेजी मेरे बच्चों की थी, मराठी मीडियम होके भी। तो मुझे दिक्कत आ गई कि अभी मैं इसको कैसे पढ़ाऊँ, और वो नटखट भी था, बहुत शरारती था, लेकिन उसमें एक खूबी थी। उसके बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल के ऊपर है कि वह मेरे ख्याल से अगर उसको अच्छा गाइडेंस मिले ना तो साइंटिस्ट भी बन सकता है, कुछ खोज निकालेगा। इस तरह उसका मतलब वो
कोलगेट का जो हमारा खोखा रहता है बॉक्स, उससे गाड़ी बनाता था। या फिर अगर हम लोग पेड़ नीचे थे हमारे गार्डन में, तो उनको पानी देने के लिए कुछ मशीन वह बनाता था। या गर्मी के दिन है तो हमारी जो जार रहती है बर्नी प्लास्टिक की, उससे कूलर, मतलब बहुत सारे तकनीकी ज्ञान वह अपने आप, वो कुछ सीखा नहीं था, लेकिन वो सर्चिंग करके या जोड़ के उसके पास हमेशा मोटर्स रहती थी, छोटे छोटे मोटर्स, तो उन चुंबक रहते थे। तो मैंने उसको जाना कि यह कुछ कर सकता है, तो उसको मैंने बढ़ावा दिया। वह मैं जब मेरा जब ट्रांसफर हुआ तो उसने वह रोया और बोला कि मैं इतनी कक्षा तक पढ़ा, लेकिन मुझे हर टीचर सिर्फ डांटता ही था, क्योंकि वो मस्ती ज़्यादा करता था। बेलोले मैडम ऐसी टीचर है तो कि जिसने मुझे और कुछ आएगा क्या, उसने भूकंप जो होता है अर्थक्वेक, उसका भी मॉडल बनाया, उसका भी वीडियो मेरे पास है कि वो मॉडल मतलब सिर्फ मॉडल नहीं, तो जमीन कैसे हलती है ना, थर 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 थर, वह भी दिखाया उसने। सिर्फ क्या, तो ऐसे बच्चे होते हैं, उसमें हर एक बच्चे में कुछ तो हुनर होता है। हमें सिर्फ हमें उसको देखना है, उसको परखना है और उस हुनर को उसके आगे लेके जाना है। और ऐसा जब हम करते हैं ना, तो बच्चे बड़े प्यार से सीखते हैं और हमारी हर बात मानते हैं। वह करते करते वह पढ़ाई भी, हम बोलते हैं ना अभी बेटा ये कर लो, तो वह हमारी बात सुनते हैं और पढ़ाई भी करती है। यह मेरा मतलब खुद का अनुभव है। जी, बहुत अच्छा अनुभव। और प्रभात सर करेंगे, पहले शिक्षा व्यवस्था में बालकों को डंडा मारते थे, अब अंडा देते हैं। क्या दोनों ही अति नहीं है? मध्यम मार्ग क्या है और क्या सही है? जी कभी कभार तो हमें डांटना पड़ता है बच्चों को, ऐसे नहीं होता कि बिना डांटे, लेकिन बहुत ज्यादातर 90% हमें प्यार से या उसे समझाकर बताना है। कभी कभार अगर हमें लगता है कि यह सुनता ही नहीं, तो उसको मतलब डराने के लिए या बोलिए, या कभी कभी क्या हो जाता है, हमें मारना नहीं होता, फिर भी हमारा हाथ उड़ जाता है। तो कभी कभार ऐसे होता है, लेकिन यह भी चाहिए, क्योंकि बच्चों को पता होता है। ऐसे मैंने आंख निकाले, ए शांत रहा, बच्चों को पता चल रहा है कि मैडम अभी गुस्सा हो गई है, आएंगी फिर हमें कुछ कुछ बोलेंगी। तो इससे अच्छा है हम लोग चुपचाप बैठे, हमें जो काम दिया है वो काम करें। तो बच्चे अगर हम प्यार से लेते हैं ना, तो बहुत अच्छी तरह हमारे पास खुलकर बातें करते हैं, और जब वह खुलकर बातें करते हैं तभी ही हमें उनके अंदर होने वाले हुनर का पता चलता है। अगर हम ऐसे मतलब मार से, डांट से, ऐसे रहेंगे तो बच्चे बोलते नहीं। बच्चे सिर्फ जो अच्छा है वही बोलेंगे, बुरा या उसकी गलती कुछ बोलेंगे नहीं, वह शेयर नहीं करेंगे। और जब हम प्यार से उनसे बर्ताव करते हैं, तो हर बात मतलब उनके घर की मम्मी पापा का अगर झगड़ा हुआ है तो वह भी हमारे साथ शेयर करते हैं। तो या घर की कुछ अलग कुछ परिस्थिति है, कि जैसे अभी कोरोना का पैंडेमिक है, तो हमारे जो आदिवासी बच्चे हैं, तो जब स्कूल में जाती हूँ तो बच्चे की बोलते हैं कि मैडम अभी ना खाने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि सब लोकल्स वगैरह बंद है, तो पापा जाते नहीं काम, सब गाड़ियाँ बंद है। तो यह जो आदिवासी लोग हैं, यह लोग जंगल में से पत्ते या भाजिया ऐसे बम्बई लाके बेचते हैं, तभी उनका घर चलता है। तो हमें पता चलता है कि उनकी परिस्थिति कैसे, तो हम कुछ इन बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं क्या। ऐसे भी हम लोग तभी सोच सकते हैं जब हम बच्चों को खुलकर बातें करने का खुलकर बातें करने का प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। अभी हमारे जो बच्चे हैं वह तो उन्हें तो हम 1 रुपया का भी खर्चा नहीं देते। अभी कोरोना का यह है, तो बीच बीच में हम लोग जाते हैं तो हम लोग वर्कबुक लेके जाते हैं, स्वाध्याय जिसे हम लोग कहते हैं। तो वह स्वाध्याय भी हम ही लोगों ने डेवलप किया है, क्योंकि मुझे पता है मेरा बच्चा क्या कर सकता है। पीडीएफ तो बहुत सारे आ जाते हैं व्हाट्सएप के ग्रुप पे, लेकिन उसमें का सभी मेरा बच्चा सॉल्व नहीं कर सकता। तो मेरा बच्चा क्या कर सकता है, यह वर्ग शिक्षिका होने के नाते मुझे पता है। तो मेरे बच्चों के हिसाब से खूब बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब 15-15, 20-20 पान का जब जाएंगे तब लेके जाने का, उसके ऊपर डेट डाल के उन्होंने क्या करना है, तो वह स्वाध्याय छुड़ाना है और व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर भेजना है।
अगर फोन नहीं है तो दूसरों का फोन है, उसके ऊपर से फोटो निकालना है और भेजना है। तो इस तरह से, और जब हम स्कूल में जाते हैं तो वह हम लोग सब जो स्वाध्याय है उनका वह तब चेक करते हैं, उसमें अगर कोई गलती है तो उसे बताते हैं। तो यह जो वर्कबुक है हम लोग डेवलप करते हैं, उसका जेरॉक्स भी हम लोग करते हैं और हम बच्चों को देते हैं कि बच्चा बहुत कुछ ना पढ़े लेकिन इस महामारी के दौरान वह शिक्षा से छूटे ना। यही हमारा प्रयास है कि शिक्षा से वह जुड़ा रहे, और शिक्षा से अगर वह जुड़ा रहता है तो जब हम स्कूल में जाएंगे तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, बच्चा बराबर स्कूल में आएगा। नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इतने दिन वह घर पे है, यहाँ वहाँ घूमता है, जंगल में जाता है, तो उसको खोज के लाना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे मेरे स्कूल में ऐसे थे, जब मैं जून में गई थी पिछली साल जून मेरा पहला मतलब ट्रांसफ़र हुआ था तभी, तो रास करके एक गांव है, वहाँ के बच्चे स्कूल में आते नहीं थे। उनका नाम था स्कूल में, लेकिन वह आते नहीं थे। स्कूल भी हमारा स्कूल दोराचा पड़ा और रास, तो चल के आना पड़ता था, ज़रा दूरी थी, मतलब आने के लिए आधा घंटा तो पैदल आना पड़ता था। पैर में चप्पल नहीं, कपड़े नहीं, दफ्तर नहीं, मतलब वो स्कूल में नहीं आते थे तो उनको कुछ मिलता भी नहीं था। तो मेरे जो मुख्याध्यापक है कासार मैडम, हम अभी दोराचापाड़ा में 5 लेडीज हैं, महिला शिक्षिकाएं हैं, तो बहुत अच्छी तरह से हम लोग काम करते। तो मुख्याध्यापक को लेके मैंने बोला कि हम लोग रात जाएंगे और बच्चों को ढूंढ के लाएंगे। तो जब मैं रात गई तो बच्चे कुछ खेल रहे थे, कुछ इधर उधर गए थे, तो जो खेल रहे थे उन बच्चों को मैंने बोला स्कूल चलो, मैं तो नहीं थी, तो बोले नहीं भाई उदय येऊ, मतलब आज नहीं आएंगे कल आएंगे। तो मुझे पता था कि कल भी यह नहीं आएंगे, मैं इन परिस्थितियों से गुजर चुकी हूँ। तो मैंने बोला नहीं, वह उसके बदन पे कपड़े नहीं थे, सिर्फ चड्डी पहनी थी उसने, उगड़ाई था, वैसे ही लेके आई। उसको बोला नहीं चलो वैसे ही चलो। तो जैसे थे बच्चे वैसे उनको लाया स्कूल में, और स्कूल में लाते समय उनसे बातें करने के बाद में जब वह हमारे क्लास में बैठे तो मैंने उस दिन कुछ नहीं पढ़ाया, सिर्फ कथा सुनाई, गाना गाया। एक गांव में साइकिल थी, मतलब हमारे मराठी में एक पाठ है, साइकिल म्हणते मी आहे ना, मतलब साइकिल बोल रही हूँ मैं हूँ ना। तो उसमें से साइकिल में से सब फायदे या साइकिल कैसे हमें उपयुक्त है यह बताया। तो गांव में से एक साइकिल लाई सचमुच की क्रीड़ा हमारे प्लेग्राउंड में, और बच्चों को बोला अभी किसको साइकिल चलाने को आती है। तो 1-2 बच्चे थे उनको साइकिल आती थी, तो बोले हमें आती है। तो उनको बोला अभी साइकिल चलाओ। अब यह जो रास के बच्चे हैं उनको साइकिल नहीं आती, उनको सिखाओ। तो इस तरह से मतलब उनसे बातें करके उनको खेल खेल में, मतलब 1 हफ्ता में मैंने उनको कुछ नहीं, मतलब बातें खेल इन्हीं के दौरान सिखाया, और बाद में उनको पढ़ाई से जोड़ दिया। तो वह उनको स्कूल प्यारी अच्छी लगने लगी, और उसके बाद में वो हमेशा अपने स्कूल में आने लगे। तो हमें क्या करना है, तो बच्चों को स्कूल से जोड़ना है। स्कूल से जुड़ता है तो फटक से अगर उसको स्कूल के बारे में इतना लगाव नहीं है तो हमें उसके हिसाब से चलना है, उसको जो प्यारा है वह बताना है। अगर उसको समझो पंछियाँ मारने में ये है तो उसको बताना चाहिए, उसको बाहर लेके जाएंगे, बता तो इस पंछी का नाम क्या है, ये हमें पता है फिर भी उसको बताने का, तो उसको लगता कि अरे वाह मैडम मुझसे कुछ तो बोल रही है। तो इस तरह से जो है वह बच्चों को आगे लेके जाना। ज्योति जी बहुत अच्छी बातें हो गई, बहुत रोजी पिक्चर है कि आप अच्छा काम कर रही हैं, वास्तव में अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन प्रभात उप्रेती जी, डॉक्टर प्रभात उप्रेती बहुत गूढ़ प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, और बहुत एक मूल प्रश्न है। बच्चे जो होते हैं वो सैडिस्ट ही नहीं होते, रूथलेस होते हैं। रूथलेस समझती हैं? रूथलेस होते हैं, मतलब कहीं मानस में है उनके जो एक सैडिज्म की कहना चाहिए, वो एक भावना है। आपने बहुत अच्छी बात बताई, प्यार से करना चाहिए, यही उपाय है, प्यार से करना चाहिए। मुझे सीनियर लेवल पे वी शांताराम जी की 2 आंखें 12 हाथ फिल्म याद आ गई, जिसमें वो भयानक से भयानक कैदियों को लाते हैं, खुली जेल में रखते हैं, और उनके आचरण से
वो इतना अच्छा बनाते हैं, इतना अच्छा बनाते हैं, जिनके नाम से गांव या शहर थर्राता था, वो बेचारे सब्जी मार्केट से मार खा के आते हैं। तो वो भी शांताराम जी ने उस लेवल पे उठाया था। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि कभी बच्चे आपसे फिल्म की बातें भी करते हैं, फिल्मी बातें भी होती हैं कुछ, कि क्या इस फिल्म में ये है, इस फिल्म में वो है, हमने ये फिल्म देखी, वो फिल्म देखी? क्योंकि ये ठीक है, आपने वो ऐप बनाया, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आप बिल्कुल लेके जा रही हैं, थोड़ा सा इतर जो है ना वो एक प्रभाव मन में पड़ता है। मैं जानना ही चाहता था कि टीचर जो है वो कौन सी फिल्में देखता है, आप कौन सी फिल्में देखती हैं? क्या आपने एक ईरान की फिल्म बनी थी ब्लैक बोर्ड, या मुंबई में आपको अलग अलग फिल्में देखने को मिलती होगी? तारे ज़मीं पे हम सब जानते हैं कि तारे ज़मीं पे जो फिलोसफी आप कह रही हैं, वो तारे ज़मीं पे बहुत अच्छी आमिर खान साहब ने वो किया। आपने साइकिल की स्टोरी सुनाई तो हमें हामिद का चिमटा याद आ गया, प्रेमचंद जी की जो कहानी थी वो। आप किस प्रकार की फिल्में देखती हैं, और बच्चे आपसे फिल्मों के विषय में क्या बातें करते हैं? क्योंकि जी टीचर बिल्कुल बच्चों पे फिल्मों का भी प्रभाव पड़ता है। क्या वो डायलॉग बोलते हैं, क्या वो स्टाइल में रहते हैं, क्या वो मोबाइल पे कुछ ऐसे काम करते हैं, मतलब क्या आपने नोट किया? क्योंकि मोबाइल एक बहुत 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 प्रभावी इंस्ट्रूमेंट आज के एक टूल है, जो एजुकेशन भी है, प्लस दूसरे एकदम से एजुकेशन से उसको हटा भी रहा है। आपके विचार क्या हैं एज ए जी डेडिकेटेड बिल्कुल। टीचर? फिल्म जो है वह फिल्म बहुत मायने रखता है ऐसे मुझे लगता है। मैं क्या करती हूँ, तो जब पढ़ाती हूँ तब अगर कोई संदर्भ देना है तो बच्चे फिल्म, मुझे पता है कि बच्चे फिल्म देखते हैं, तो उससे जोड़ देती हूँ कि इस फिल्म में देखा है आपने, ऐसे ऐसे था। कि जैसे अगर हम लोग देखेंगे कि आमिर खान का एक चित्रपट है, फिल्म है कि जो इतिहास से जुड़ा है। तो जब हम इतिहास का वह पाठ पढ़ाते हैं, उसमें जब जिक्र आता है तो उस फिल्म का जो है वह मायने दे, कि हम लोग बोलते हैं कि सती प्रथा थी, सती की प्रथा हमारे भारत में हुआ करती थी। तो बच्चों को पता नहीं है सती क्या है, सती प्रथा, क्योंकि अभी तो नहीं है। तो उस फिल्म में क्या दिया है, तो मेरे ख्याल से मैंने एक स्लाइड आपको शेयर की है फिल्म देखते हुए, मेरे ख्याल से उसमें नहीं है। तो उसमें जो हीरोइन है वह सती जाती हुए दिखाई देती है कि कैसे औरतों को जिंदा जला देते थे। तो यह अन्यायकारक प्रथा है, तो उसको हमने रोका है। तो हम जब यह जब बातें करते हैं तो हर एक संदर्भ जो है, अगर हमारा संदर्भ फिल्म से जुड़ता है तो उससे हम लोग जोड़ देते हैं। कि जैसे चॉक एंड डस्टर एक फिल्म अभी आई थी, तारे ज़मीं पर आपने बताया, वैसे शबाना आजमी जी और जूही चावला की फिल्म थी। यस, हाँ, एक दक्षिणात्य फिल्म है जो डब होके अभी हिंदी में आई है। वह भी फिल्म बहुत अच्छी है कि एक नारी होके वह स्कूल कैसे, मतलब स्कूल में बहुत अलग चित्र था, वह स्कूल का चित्र कैसे अच्छा संवार देती है कि सभी शिक्षकों को भी वह लाइन पे लाती है, ऐसे बोलेंगे तो भी चलेगा। तो इस तरह से कि कुछ फिल्में होती है कि अगर हम लोग देखते हैं कि हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं कि उपग्रह ऐसे ऐसे जाता है, स्पेस पे से आता है, लेकिन हम जब फिल्म देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये उपग्रह ऊपर जाता है तो नहाते कैसे होंगे, वो पानी की तरफ जाता होगा। मतलब यह सब सवाल बच्चों के मन में रहते हैं। बहुत छोटी छोटी बातें होते हैं कि जो हम लोग नहीं बता सकते, कि बच्चे बोलते हैं कि वो कैसे क्या करते हैं, 5-6 महीने अगर उपग्रह में रहता है, उसमें पूरी चीजें तरंगती रहती है, तो सिर्फ कैसे हो सकता है। तो उसके लिए फिल्म दिखाना, मतलब इस तरह से फिल्म जो है या वीडियोज जो है, ओरिजिनल वीडियोज के फुटेज भी कुछ मैं यूज करती हूँ। कि जैसे महात्मा गांधी की हम लोग दांडी यात्रा पढ़ा रहे हैं, तो उसका अगर हम देखेंगे तो यूट्यूब पे ओरिजिनल फुटेज है। तो वीडियो दिखाने से तो वो ओरिजिनल ब्लैक एंड व्हाइट में है, लेकिन वो ज्यादा असरदार है, ऐसे मुझे लगता है। तो यह जो है तो इस तरह से जब हम कुछ भी पढ़ाते हैं तो उसका संदर्भ मैंने देखी हुई फिल्म या बच्चों ने देखी हुई फिल्म, इससे अगर जुड़ता है तो मैं वह छोटा सा वीडियो कट करके, ट्रिम करके बच्चों को फिर से दिखा देती हूँ
या कभी कभार ऐसे होता है कि एक फिल्म है मराठी में है कि एक बच्चा जिसको हाथ नहीं है पैर नहीं है और वो स्कूल में जाता है और वो कैसे सीखता है, वह कलेक्टर बनता है। तो यह भी बच्चों के लिए सोपान एक जीवन कथा, ऐसे उस फिल्म का नाम है। तो सोपान उस बच्चे का नाम है। तो बच्चों को यह भी प्रेरणादायी लगता है कि अरे तो हमें तो दो हाथ है, दो पाँव है, हम लोग सभी कर सकते। तो हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, फिर भी वो खाता कैसे है, फिर भी वो लिखता कैसे है, कितनी तकलीफें है, फिर भी वह गरीब होके पढ़ता कैसे है। तो यह सब बातें बीच बीच में दिखाती रहती हूँ बच्चों को कि जिससे बच्चों को प्रेरणा मिले, हमें भी प्रेरणा मिले। तो यह फिल्म दिखाते हुए मैं सभी बच्चों को इकट्ठा कर देती हूँ और बड़े स्क्रीन पे दिखाती हूँ। तो बड़े बच्चे बहुत प्यार से देखते हैं और जो फिल्म उनको ज्यादा पसंद आती है ना तो बच्चे बोलते हैं मैडम फिर से लगाओ। तो बीच हमारी जो मतलब बीच की छुट्टी होती है खाना खाने की, तो उसमें हम लोग फिर से लगा देते हैं या फिर क्या करते हैं हमारे स्कूल छूटने में अगर 10-15 मिनट है उसमें थोड़ा थोड़ा भाग पार्ट में दिखा देते हैं फिर से। तो इस तरह से यह जो वीडियोस है, फिल्म्स है, इनका बहुत बड़ा प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़ता है और हमें सिर्फ क्या करना है तो उन वीडियोस का, उन फिल्म को हमारी शिक्षा से जोड़ना है। तो कभी कभी बच्चों को कार्टून भी अच्छे लग जाते हैं। तो मीना राजू मंच के बहुत अच्छे कार्टून थे कि जिसमें शिक्षा से शिक्षा और कार्टून भी मतलब कि हम लोग बोलते हैं कि स्पर्श के बारे में। तो स्पर्श, कौन सा स्पर्श सही है, कौन सा स्पर्श गलत है, तो यह बातें भी वीडियोस के बारे में बहुत अच्छी तरह कार्टून के फिल्म से छोटे छोटे वीडियोस है तो उससे बच्चों को पता चल जाता है। मतलब सभी को शिक्षा से जो, और सभी में से कुछ ना कुछ शिक्षा जरूर होती है, सिर्फ हमें देखना चाहिए उसमें से हमें क्या मिल सकता है। बहुत अच्छी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। हाँ, क्योंकि फिल्मों का बहुत प्रभाव है, फिल्में जो हैं वो बहुत प्रभाव छोड़ती हैं। आपका अपना विषय क्या रहा? अपना विषय कौन सा विषय आप पढ़ाती थी या कौन सा विषय आप, ये स्क्रीन शेयर कर रहे हैं कुछ फोटोग्राफ्स? जी, सुंदर स्क्रीन है। यह जो अभी आपने चित्र बताया है, अभी जो देख रहे हैं तो पेड़ है, पेड़ के ऊपर लेमिनेशन कार्ड बनाए हैं और वो लटकाए हुए, तो बच्चे आते जाते पढ़ते हैं वहाँ पे। मराठी, हिंदी, गणित सभी का कुछ ना कुछ ज्ञान मतलब उनको आते जाते पढ़े। और यह सब लगाए भी बच्चों ने ही है। मतलब अच्छा। बच्चों की मदद क्यों लेती हूँ, अगर बच्चे करते हैं ना तो बच्चे उसका ख्याल बहुत अच्छी तरह से रखते हैं। अगर हम ही खुद करेंगे तो फिर इतनी अच्छी तरह से, अगर गिरता है ना तो बार उठा लेंगे, उसको फिर से डोरी से बांध देंगे। तो यह सब बच्चों ने ही किया है, सिर्फ माइंड मेरा है और दिखा देती हूँ कि ऐसे ऐसे करना है। तो बीच की छुट्टी में सभी हमारे स्कूल के जो पेड़ है उन पेड़ों को ऐसी तरह यह लेमिनेशन कार्ड जो है वह लटके हुए हैं कि यह लटकाते समय जिन बच्चों को पढ़ना नहीं आता उनका भी हम लोगों ने इसमें ये मतलब विचार किया है कि जो बड़े बच्चे हैं वह बीच की छुट्टी में उनको पढ़ना सिखाए। तो इस तरह से यह शब्द बाग, शब्द बगीचा जिसे हम कहते हैं, इस तरह से है ये। जी, आपने सवाल पूछा था। यह जो है यह शिक्षण संवाद है, दीपा किरण मैम है। यह हम लोगों ने कोरोना में एटीएम की तरफ से 1 महीना हमारे भारत के पूरे भारत में जो जो कुछ अलग काम करते हैं, इन अलग काम करने वाले शिक्षक या यह जो अभी आप देख रहे हैं वह दीपा किरण जी है कि जो इंटरनेशनल स्टोरी टेलर है। तो हमें स्टोरी बच्चों को कैसी बतानी है, शिक्षकों के लिए मार्गदर्शक यह सेशन था। तो महाराष्ट्र के सभी शिक्षक इसको फेसबुक लाइव रखा था जूम के जरिए। तो इस तरह से कि इंटरनेशनल जो है यह टीचा इनका नाम है, यह ब्लाइंड बच्चे जो है, अंध बच्चे, उनके लिए काम करते हैं। तो कैसे काम चलता है, यह 1-1.25 घंटे का सेशन रहता था। तो उसमें बहुत सारी आइडिया हमें भी मिल जाती है कि किस तरह हमें भी इन
यह जो मुसीबतें हैं, दिक्कतें हैं, तो उनका सामना करते समय हम यह भी कुछ कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे यह जो है यहाँ इलेक्शन है एक्चुअली 8वीं कक्षा में संसदीय और अध्यक्षीय जो लोकसभा इलेक्शन है उसका ईवीएम ऐप का यूज मैंने यहाँ पे किया था और पूरा इलेक्शन का सिस्टम क्लास में एज अ ड्रामा लिया था। तो वहाँ के तभी के यहाँ कुछ फोटोज है। तो इस तरह से यह मेरा ब्लॉग है। ब्लॉग के ऊपर बहुत सारा एजुकेशनल भंडार मैंने रखा है कि जो इसमें बहुत सा मटेरियल मैंने खुद तैयार किया है। इसका कॉपी पेस्ट ज़्यादातर नहीं लिया है। मैंने खुद किया हुआ काम वहाँ पे सब पोस्ट किया है। तो इन ब्लॉग का यूज़ भी मैं लिंक भेज देती हूँ या डाउनलोड करके ऑडियो भेज देती हूँ, तो बच्चे बहुत अच्छी तरह पढ़ते हैं। एक ऑडियो रोज भेजती हूँ तो बच्चे पढ़ते हैं, सुनते हैं और शिक्षा जो है शिक्षा से जुड़े रहते हैं। कुछ नए बातें हैं मेरे ख्याल से। एजुकेशनल ऐप कैसे खेलते हैं, गेम है वह क्विज है मेरे ख्याल से, तो वह क्विज कैसे खेलते हैं यह दिखा रही हूँ वहाँ पे। तो इस तरह से यह दोराची पाड़ा जो मैं बोलती हूँ, यह जो है जो मैंने अभी बताया कि विद्या मंदिर, तो उसके लिए वैल्यूएशन मूल्यमापन कैसे करते हैं, इसके लिए एक सेशन था कि वहाँ पे गाइडेंस मुंबई विभाग के सारे टीचर्स को। तो तभी यह जो गूगल मैप या गूगल अर्थ हम लोग बोलते हैं, तो वह मोबाइल पे बच्चों को इसका भी ध्यान हो, यह भी पढ़े, ना कि सिर्फ हमारे पाठ्य पुस्तक में दिए हुए नकाशे वह भी पढ़े और यह भी पढ़े, क्योंकि यह तो चालू हमारा करंट ज्ञान है ना। तो इसका हम लोग यूज कहीं अगर जाते हैं, कोई हमें कोई स्थल हमें ढूंढना है तो मैप पे कैसे डालें, कैसे उस मैप पे चलते जाए, इसके लिए हमारे टेक्स्ट बुक को मोबाइल से जोड़ दिया है मैंने, और इस तरह से है। तो मुझे लगता है मुझे एडमिशन लेना चाहिए आपके स्कूल में। यह एजुकेशनल अभी मैंने जो आपको बताया कि गेम्स मैंने कुछ तैयार किया है, तो वह खेलते समय है। पपेट्स का भी यूज करती हूँ, तो पपेट्स के द्वारा डायलॉग वगैरह ऐसे एक्टिविटी गतिविधि जो होती है वह लेती हूँ। यह हमारा एटीएम का शिक्षण सम्मेलन है कि हर साल हम लोग मई महीने की जब छुट्टियां होती है स्कूलों को, तो 2 दिन का यह सम्मेलन होता है, जिसमें पूरे भारत में से शिक्षा में कुछ अलग कार्य करने वाले शिक्षण तज्ञ निमंत्रित होते हैं, वह मार्गदर्शन करते हैं। और इसके लिए हम लोग 2 दिन छुट्टियों का वहाँ पे जाते हैं, और इसके लिए हम खुद होके मतलब खुद के पैसे से जाते हैं। इसके लिए कुछ मतलब कोई देगा, कोई बोलेगा ये ट्रेनिंग लो, ऐसे नहीं, जिसको आना है उसको आए। लेकिन एटीएम मेंबर बहुत शिक्षण के प्रति रुचि रखते हैं, अलग अलग शिक्षण की जो प्रवाह है वह समझने में रुचि रखते हैं। तो इसके लिए वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग विषय पर मार्गदर्शन होता है। हर साल यह शिक्षण सम्मेलन होता है। तो ये ग्रेट वर्चुअल ट्रिप है। तो इससे हमारे पाठ्य पुस्तक में जो पाठ है, वह पाठ जिस लेखक ने लिखे हैं, ऑथर या पोयम अगर है तो उसके पोएट्री कौन है, तो उनसे डायरेक्ट बातचीत या फिर अगर हमारा पाठ्य पुस्तक तैयार किया है तो उसमें जिन्होंने पाठ्य पुस्तक तैयार किया है उसकी सूची होती है। तो उनमें से हर एक विषय का एक चुन के उनसे ग्रेड भेंट मतलब वर्चुअल ट्रिप, बच्चे सवाल पूछते हैं किताब के बारे में या फिर पाठ के बारे में या कविता के बारे में, और इस तरह से वह संवाद जो है वह संवाद साधते हैं। तो इस तरह से यह ग्रेड भेंट है। यह अभी ही मैंने कुछ दिनों पहले लिया था। ईफी मैम जो रशिया ग्रीस से है,
वह म्यूजिक के द्वारा इंग्लिश बहुत अच्छी तरह पढ़ाती है। तो उन्होंने बच्चों से संवाद साधा था। तो उन्होंने बूम वैकस कहते हैं उसको, तो बूम वैकस जो है टिक टिक ऐसे आवाज करके कैसे पढ़ाना है बच्चों को, आनंददायी शिक्षा कैसे देना है, तो इसके बारे में विथ प्रैक्टिकल बच्चों को भी 2 पेंसिल्स, बूम वैकस नहीं है तो 2 पेंसिल्स लीजिए, और जिनके पास 2 पेंसिल्स नहीं है वह ताली बजाए, और ताली बजा के इन सभी जो एक मिनट यह सब जो है वह बच्चों द्वारा बच्चों को मेरी एक बच्ची है कि जो 9वीं साल में हमारी महाराष्ट्र की होती है, उसने थोड़ा सा डांस भी किया था, महाराष्ट्र का फोक डांस ईपी मैम के लिए। तो इस तरह से शिक्षा में कुछ अलग करके बच्चों को कुछ नया देने का प्रयास करती हूँ। ये सेल्फ लर्निंग के लिए ऐप है, यह मैंने खुद क्रिएट किए हैं। एक नाउन सर्च का है, एजुकेशनल ऐप है। एक ड्राइंग के ऊपर भी है कि अगर हमारे बच्चे पढ़ाई में रुचि नहीं रखते वह ड्राइंग बीइंग में बहुत अच्छी तरह रुचि रखते हैं, या कोई दिव्यांग बच्चे हैं तो उनको भी ड्राइंग में अच्छी होती है। तो वहाँ पे कलर्स है, पोरी पार्टी ब्लैंक स्लेट नाम का ऐप है, मैंने बनाया है कलर लेने का, और वहाँ पे सिर्फ ऐसे टच करना है तो वह रंगीन, जो कलर लेंगे उतना भाग उस हिसाब से रंगीन हो जाता है। उसमें कुछ पिक्चर्स है, तो इस तरह से बहुत सारे ऐप्स है, उनका क्रिएशन किया है और उनका एजुकेशन में यूज करती हूँ। ये औरंगाबाद से इंग्लिश के लिए एक टीम आई थी और उन्होंने उनके सामने बच्चे जो है वह बहुत सारे खेल जो है वह खेल उन्होंने इंग्रजी के जो है वह करके बताए थे। हमारा डाइट है खाना डाइट, ऑनलाइन कंपटीशन लिया है कोरोना अवेयरनेस के बारे में, तो ड्राइंग कंपटीशन। तो इस तरह से बच्चों ने बहुत सारे पिक्चर्स शेयर करे। ये डीडी सह्याद्री पे गतिविधि के बारे में जो एक सेशन रखा था उसमें लिया हुआ सहभाग है। यह जो है, जब मैंने अभी बताया आपको, मैंने जिया जनरल रजिस्टर एक नंबर रजिस्टर डाला है कि यह पूरे बच्चे जो है वह अकॉर्डिंग टू एज मैंने जो दाखिला किए, और उन बच्चों को पहले इस तरह टैब, मोबाइल, लैपटॉप के ऊपर कुछ दिन पढ़ाया। जब वह पढ़ने उनको स्कूल अच्छी लगने लगी तो फिर उनको पढ़ाई से जोड़ा, तो उसका यह चित्र है। यह ई मैगजीन है जो हम एटीएम की तरफ से प्रकाशित करते हैं। एटीएम ठाणे ज्ञानज्योति जिनमें शिक्षकों को लिखने को प्रभावित करने के लिए यह ई मैगजीन है। शिक्षकों ने अगर हमारे क्लास में या स्कूल में कोई अलग प्रयोग किया है और उसी प्रयोग का लेखन इस मैगजीन में छापा जाता है। तो हर एक जिले का जैसे ग्रुप है वैसे ही हर एक जिले का मैगजीन छापा जाता है, ई मैगजीन। यह मेरी अभी जो मैं बोल रही हूँ गोऱ्याचा पाड़ा, यह मेरी प्रतिभा नामक बच्ची है और ये उसकी छोटी बहन है। दोनों पढ़ाई दिखाते हुए मतलब फोटो निकाला है। तो ऐसे ये बच्चे जो है, ये बच्चे क्विज, कोई क्विज छुड़ा रहा है, कोई ड्राइंग कर रहा है, बच्चों को कुछ तो मोबाइल पे मेरे ख्याल से दिखा रही हूँ मैं। तो इस तरह से मोबाइल पे मैं ज़्यादा यूज क्यों करती हूँ, क्योंकि बच्चों के घर पे मोबाइल होता है और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं मुझसे बोलती हूँ कि मुझे लैपटॉप ही चाहिए या कंप्यूटर ही चाहिए तो ही मैं कुछ कर सकती हूँ, टीचर के लिए भी। तो ऐसे नहीं, मोबाइल से बहुत सारी बातें हो सकती है कि मैंने जो की है ना उसमें से 95% बातें तो मैंने मोबाइल का यूज करके ही की है। तो मोबाइल जो है वह सहज उपलब्ध होता है, तो इसके लिए मोबाइल का यूज ज़्यादा करते हैं।
जो मैंने अभी बताया आपको साउंड वेव्स, वेरियस एप्स है वहाँ पे, तो एप्स का यूज जो है वह बच्चे करते हैं। ये बच्चे हैं, बच्चों का भी वर्कशॉप थोड़ा सा ले लेती हूँ मैं कि वीडियो मेकिंग कैसे करना है। अगर मेरे भाई का बर्थडे है तो मुझे किस तरह से स्लाइड्स लेने हैं और छोटा सा वीडियो तैयार करना है, तो इस तरह से बच्चों को पढ़ाया हुआ संतस्नेही कार्यशाला टीचर लोगों के लिए यह टेक्नोसिवी वर्कशॉप लिया था। लेती हूँ, हमेशा लेती हूँ, तो उसका यह पिक्चर है। यह आईसीटी का यूज है स्कूल में पढ़ाते हुए। ये मेरा ऑफलाइन बच्चों ने भेजा हुआ व्हाट्सएप से पढ़ाई, और मैंने चेक करके खूप छान और स्माइली डाला है, तो बच्चों को जरा अच्छा लगता है कि टीचर कुछ मतलब माझी शिक्षिका तपासते मतलब चेक कर रही है, तो मुझे पढ़ाई करनी चाहिए। अगर हम सिर्फ बोलेंगे व्हाट्सएप पे भेजे, तो फिर कुछ दिन भेजते हैं, बाद में वो रुक जाते हैं, जाने दो, भेजा नहीं। तो इस तरह से हम जब चेक करके देते हैं या उसमें अगर कोई गलती है तो वो बताती कि अक्षर छान काढ, अक्षर वळणदार काढ, मतलब आपका जो हैंड राइटिंग है वो इम्प्रूव करो, अच्छी तरह लिखो, ज़्यादा खड़ा खोड़ क्या कहते हैं अभी हिंदी में मुझे पता नहीं, रफ वक मत करो। इस तरह से सूचनाएं देती हूँ। ये सह्याद्री का फोटो है। ये अभी जो मैंने बोला कि एंकर करके मैं टॉकिंग टेक्स्ट बुक अभी हाल ही में मैंने पहली से चौथी तक मराठी और अंग्रेजी में जो पाठ है वह सभी पाठ रिकॉर्डिंग किए हैं ऑडियो रूप से पॉडकास्ट पे, और वह यह सब बच्चों के लिए रखे हैं कि जो दिव्यांग बच्चों के लिए बहुत उपयुक्त है। और कोरोना के काल में अगर हम देखेंगे तो हमारे बच्चों के लिए भी, तो उसमें इसका एक पाठ अगर डाउनलोड कर लेंगे और ऑडियो भेज देंगे बच्चों को, या हमारे सरकारी स्कूलों में भी हमें बहुत सारे शैक्षणिक के बजाय अशैक्षणिक काम होते हैं, तो उन काम में जब हम लग जाते हैं तब बच्चों को इसमें का अगर ये ऑडियो सुनो और इसके ऊपर 5 सवाल अपने मन से तैयार करो और लिखो, ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो इसका बहुत बढ़िया यूज हो सकता है। ये एजुकेशनल गेम है जो मैंने खुद होके तैयार किए हैं, जो हमारे पाठ्य पुस्तक से मैंने जोड़े हैं। पाठ्य पुस्तक का कंटेंट ही इन गेमों में लिए हैं। दीक्षा ऐप जो आता है उसका भी यूज हम लोगों ने मतलब मैं करती हूँ, तो उसका भी वीडियो की लिंक जो होती है वह शेयर करती हूँ, या जब भी मैं जाती हूँ स्कूल में तभी दिखा देती हूँ बच्चों को। बच्चे पढ़ते हुए हैं, ये ऐप्स है, बच्चों को पढ़ाते हुए मेरे ख्याल से टाइपिंग सिखा, तो राइमिंग उनको टाइप भी करने को आता है और हमें पता भी चलता है इनसे आता है नहीं। बीएटी बैट, सीएटी कैट, आरएटी बैट, तो बच्चा करता है। तो लैपटॉप पे या मोबाइल पे कैसे टाइप करें, और टाइप करके गीता रानी, यस दैट इज द फिल्म, हिंदी डब फिल्म। जी, इस तरह से पढ़ाती हूँ। बहुत अच्छी जर्नी आपकी रही मैम। और हम अब कार्यक्रम के अंतिम चरण में हैं। बहुत देर से आपको सुन रहे थे, हमारे सारे दर्शक लगातार टिप्पणियां कर रहे हैं, वो आप फेसबुक में बाद में भी देख सकते हैं, क्योंकि अगर हम उन पर लंबी चर्चा करेंगे तो फिर आपको कम सुन पाएंगे। तो मैं दर्शकों से माफी चाहूंगा कि उनके सारे सवालों को मैं नहीं ले पा रहा हूँ, सारी टिप्पणियों को मैं सामने बोल के नहीं रख पा रहा हूँ, ऐसे तो स्क्रीन पर लाइव करता हूँ। अब मैं अंत में आपसे एक आपने बहुत महत्वपूर्ण काम और किया है, हम चाहेंगे वो थोड़ा आप शेयर करें। आपने कक्षा 1 से 8 तक की पाठ्य पुस्तकों को रिकॉर्ड किया है, उनको गाने के रूप में, और वो पूरे महाराष्ट्र में सुनी जा रही है। तो उसकी कुछ झलकियां हम चाहेंगे, उसके कुछ महत्वपूर्ण जो आपने गाए हैं उनको थोड़ा सा सुनाइए, उसके अनुभव के बारे में बताइए, वो कैसा अनुभव रहा। बिल्कुल बिल्कुल। इससे पहले मैं एक बात और शेयर करूंगी कि मेरे जो YouTube पे एजुकेशनल वीडियोस है
इन वीडियोस में मेरे खुद के बच्चे हैं, मेरे क्लास के बच्चे हैं, उनका सहयोग मैंने लिया है कि जब मैं गतिविधि लेती हूँ उसके ऊपर तो उसका रिकॉर्डिंग उसमें डाला हुआ है, और फिर बाद में एक्सटर्नल जो कुछ इंफॉर्मेशन है वह भी उसमें डाली हुई है। अभी आपने कविता के बारे में बताया, तो कविता जो है वह मेरे ख्याल से 5-6 साल पहले से मैं स्टार्ट किया। मतलब हमारे महाराष्ट्र बोर्ड का 5वीं का सिलेबस जो था वह चेंज हुआ, और तभी मेरे पास 5वीं कक्षा की मैं क्लास टीचर थी। तो मेरी खुद की ज़रूरत थी कि मैं इन कविताओं को कविता का गायन मेरे बच्चों के लिए करें। तो उन दिनों ट्रेनिंग मई महीने में ही हुआ करते थे, और जून में मुझे 5वीं का क्लास टीचर में जून महीने में बनने वाली थी। तो मुझे गाने का वैसे शौक है, तो मैंने एक कविता ऐसे गाई और व्हाट्सएप ग्रुप पे डाली, तो सभी को बहुत अच्छी लगी। तो सभी लोग मुझे बोले कि नहीं मैडम जी, अभी आप सभी कविताएं ये करो। तो मैंने मराठी की सभी की, लेकिन उसके बाद में सभी लोग बोले हिंदी की भी कीजिए, तो हिंदी की की। उसके बाद में बहुत सारे लोग बोले अंग्रेजी तो हमें बहुत दिक्कत होती है, तो अंग्रेजी की भी कीजिए, तो अंग्रेजी की भी की। तो एक साल 5वीं की। उसके बाद 6ठी का सिलेबस चेंज हुआ और मेरे पास 6ठी का क्लास, तो फिर से मैंने 6ठी की लगा दी। उसके बाद में वैसे ही 7वीं, वैसे ही 8वीं। तो उसी हिसाब से मतलब मेरी खुद की ज़रूरत थी वह, लेकिन उसका फायदा सभी को हुआ। तो जैसे मैं अभी हिंदी की बूंदे कविता है 5वीं कक्षा की, जो मैंने एकदम स्टार्ट में पहली कविता जो रिकॉर्ड की थी, मैं सुनाऊंगी 2-4 पंक्तियां उसकी। रिम झिम आती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे, रिम झिम आती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे, आती बूंदे, गाती बूंदे। तो इस तरह से कविताओं को जो है वह ट्यून लगाने का प्रयास करती है। कि अंग्रेजी की कविता है कुकू, उसकी भी 2 पंक्तियां लूंगी। कुकू कुकू, what do you do in April? I open my bill, I open my bill. In June, I change my tune, I change my tune, I change my tune. तो इस तरह से कुछ अलग जो कविता है उनको ट्यून लगाने का प्रयास करती हूँ। और कविता जैसे सामने आती हूँ तो पढ़ लेती हूँ, तो मुझे लगता है कि यह चाल, यह ट्यून इसको सूट हो सकती है। तो इसी के हिसाब से बच्चों को भी बोलने में दिक्कत ना हो और वह आनंद से उसका लाभ ले, इसी हिसाब से यह कविताएं जो है वह इसका गायन करती हैं। जी बहुत सुंदर। आप जितना बेहतरीन पढ़ाती हैं उतना ही बेहतरीन गाती भी हैं, और मुझे लग रहा है कि हो सकता है मुंबई में आप हैं तो लता दीदी का कहीं पर कोई छाया पड़ी हो, कुछ असर हुआ हो, वो भी आपके गायन में दिख रहा है। जी मैं एक अनुभव शेयर करना पसंद करूंगी। अभी मैं दोराचा पाड़ा, वह आदिवासी बस्ती में एक स्कूल है, उसमें पढ़ाती हूँ। तो गौड़ चित्र शैली जो है हम इतिहास में देखते हैं, तो वह गौड़ चित्र शैली के इमेजेस जो है वह इमेजेस मैंने गूगल पे सर्च किए, और इन इमेजों को अपनी हमारे स्कूल को अभी में जाने के बाद में वॉल कंपाउंड मिला है ग्राम पंचायत की ओर से, तो उसके ऊपर चित्र बनाना चाहती थी मैं। तो बच्चों को लेकर निष्ठा का जब प्रशिक्षण हमारा चालू था तो आधे टीचर्स प्रशिक्षण को जाते थे और हम 2 ही, 5 लोग तो है, 3 प्रशिक्षण को गए, तो बचे सिर्फ 2, 1 से 7 तक कक्षा। तो उन 2-3 दिनों में पूरा वॉल कंपाउंड हम लोगों ने पेंटिंग कर दिया। सिर्फ मैं अपना चौक से ड्रॉ करके देती थी और उनको बताती कि यहाँ पे ये पेंट लगाना है। तो बच्चे बहुत अच्छी तरह से मतलब उन्होंने किया, और उसको हम लोगों ने शिक्षा से जोड़ा कि अगर पेड़ है तो पेड़ के पत्ते हैं तो उसमें
हम लोग अ आ इ ई क का की ABCD ऐसे कुछ डाल सकते हैं, या अगर समझो दूसरा कोई पानी है, पानी के बूंदे है, तो उसमें कुछ एजुकेशनल दिखा सकते हैं क्या। तो इस तरह से बच्चों को साथ लेकर 2 दिन में पूरी वॉल कंपाउंड पेंट हो गई। गुड फोर्स, बहुत अच्छा। मतलब संस्कृति का भी पता चला उन्हें, गौड़ संस्कृति, और हमारे स्कूल का हमारा जो एटमॉस्फेयर परिसर है वह भी, परिवेश भी बहुत अच्छी तरह सुंदर हो गया। प्रभात प्रीति जी कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया काम, लेकिन कठिन बालक के लिए क्या किया जाए बताया नहीं गया। आपके अधिकतर विचारक वो हमसे कह रहे हैं कि हमारे जो शो में आते हैं अधिकतर विचारक जो है प्रश्नों को समझ नहीं पाते। कह रहे हैं मैं खुद भी कठिन बालक था, प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड जिसे हम कहते हैं सामान्य बातचीत में। तो कह रहे हैं आज भी आपको परेशान कर रहा हूँ, ऐसे बच्चों की दुनिया ही और होती है। तो उनके लिए आप क्या करते हैं ये उन्होंने नहीं बताया कि जो प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड, जो मैं उसको दूसरे शब्दों में कहता हूँ, प्रभात सर भले ही उनको प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि वो अतिरिक्त ऊर्जा वाले बच्चे होते हैं, उनमें ऊर्जा बाकी बच्चों के मुकाबले थोड़ा ज्यादा होती है, तो वो अगर चैनलाइज नहीं की जाए तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जी बिल्कुल। तो उन बच्चों के लिए अगर हम क्लास में कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं या कुछ हम लोगों ने बच्चों को काम दिया है ऐसे समझो, तो ये अति होशियार हम लोग कहते हैं, प्रज्ञावंत बच्चे, तो उनको उनका फट से हो जाता है, झट से। बाकी बच्चों का अभी नहीं हुआ है। तो इन्हीं बच्चों के लिए मैं जो बोलती हूँ, बच्चों की एक बात है, बच्चों को एक ही बात आप हर बार करने के लिए बोलेंगे ना तो कंटाल जाते हैं, मतलब नहीं, उसमें रुचि नहीं रखते, उनको हर बार बदलाव चाहिए। तो हमें क्या करना है, तो इसके लिए मैं गेम्स या ऑनलाइन टेस्ट जो है वह भी बहुत बड़ा पर्याय है, ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट, कि उसके ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो टेस्ट आ जाती है। तो यह बच्चे, दूसरे बच्चे अब तक पढ़े नहीं है तो पढ़ते रहेंगे, और ये बच्चा जो है वह ऑनलाइन टेस्ट, मतलब उन बच्चों को हमें कृति में या कार्य देकर उसको चैनलाइज कराना, या नहीं तो फिर क्या करेंगे, वो इसको वो नटखट की तरह इसकी मतलब क्या पता नहीं चलता, मतलब इसको मारेंगे, हाँ कुछ तो ऐसे करेंगे कि जिससे हमें भी तकलीफ हो और बच्चों को भी तकलीफ हो। तो इससे अच्छा ऐसा है कि उसको कुछ तो कार्य दो, या उसको ऐसा कार्य दो कि बेटा हम लोगों ने यह पाठ पढ़ा है, तो इसके ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं। बच्चे बहुत अच्छी तरह पढ़ते हैं, अच्छी तरह सोचते हैं। हमें ऐसे लगता है कि हम बोलेंगे वैसे ही बच्चों ने करना चाहिए, तो बहुत सारी बातें बच्चे हमें सिखाते हैं की मॅडम आपण असं करूया, याच्यावर आपल्याला असं करता येईल का। अभी जो मैंने कविता की ट्यून बताई, तो बहुत सारी ट्यून्स बच्चों की ओर से भी आती है कि मैडम इसको हम इस तरह गा सकते हैं। तो हमें क्या करना है, तो बच्चों की यह अतिरिक्त ऊर्जा है, इस ऊर्जा का योग्य तरह से उसका उपयोग करके उसको कृति से जोड़ना है, और उसको खाली माइंड नहीं रखना है। खाली माइंड रखेंगे तो फिर वो हमें परेशान करेगा। तो उसका सदुपयोग। विक्रम अडसूल कह रहे हैं कि और ज्योति मैम का असली नाम गीता ही है, तो मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ असली नकली नाम का मामला क्या है। जी मेरा हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में एक रीति है, पद्धत है कि मायके में अलग नाम रहता है और शादी होने के बाद में दूसरा नाम होता है। तो मेरा मायके का नाम गीता है और अभी का नाम शादी होने के बाद में ज्योति है। ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। अच्छा, अभी नहीं होता, लेकिन बहुत से मतलब ऐसे होता है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में परंपरा है। या अच्छा जी, जो पूछ रहे था मेरा ज्योति जी 2-3 छोटे प्रश्न थे। आपने अपनी जो क्लासरूम दिखाई उसमें सभी बच्चों के हाथों में मोबाइल्स थे। क्या मोबाइल अलाउड हैं स्कूल में बच्चों के लिए इन छोटी क्लासेस में? एक नंबर। दूसरा नंबर, क्या मिड डे मील मिलता है अभी स्कूलों में? अभी तो चलो कोरोना चल रहा है, लेकिन जिस दिन आप जाती हैं या बच्चे आते हैं तो मिड डे मील अभी चालू है स्कूलों में या नहीं है चालू?
और तीसरा मेरा सवाल जो डॉक्टर प्रभात उप्रेती बारंबार पूछ रहे हैं और आप उसका उत्तर दे पा रही हैं अपने लिहाज से, लेकिन मेरे को लगता है कि एक सब्जेक्ट है साइकोलॉजी। साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं या साइकेट्रिस्ट जो होते हैं, ऐसे कठिन बच्चों के लिए उनको वो एनालाइज करते हैं कि इस बच्चे के बैकग्राउंड में ऐसा क्या है कि ऐसा बना, क्योंकि ह्यूमन माइंड किस ढंग से काम करता है और बच्चों टीचर के पास यदि एक प्यार का ही पद्धति है या एक उसको इंगेज करने की पद्धति है, उससे कहीं काम नहीं चलता। कई बार उसको कहीं दूसरा साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट जो हैं वो आपको एनालाइज करके बताते हैं कि इस बच्चे के पीछे बैकग्राउंड में ये है, इसलिए बच्चा ऐसे बिहेव कर रहा है, और उसके लिए फिर आप टेक्निक सोचते हैं। उसके लिए फिर साइकोलॉजी वाले या हेड टीचर या आप जैसे कमिटेड टीचर जो हैं वो रास्ता निकालते हैं कि अब इन बच्चों को कैसे टैकल किया जाए, क्योंकि वी नो द बैकग्राउंड व्हाई दे आर बिहेविंग लाइक दैट, राइट। उसके लिहाज से हुआ है। तो मेरे 3 प्रश्न आपसे थे, मिड डे मील, मोबाइल फोन, और क्या साइकोलॉजी साइकेट्रिस्ट की सुविधा आपको मिलती है? क्या आपके पास कोई ऐसा केस आया? अभी मैं पहले मोबाइल के बारे में बताऊंगी। हमारे क्लास में कुछ मोबाइल्स हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया कि बच्चों को अगर एक ही चीज आप हमेशा देते रहेंगे तो बच्चे यूज एक ही ऐप दो और उनको बोले यहाँ पे इस ऐप पे पढ़ाई करो, नहीं करेंगे। 4-5 दिन करेंगे, उसके बाद में कंटाल जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, वो ऐप डिलीट कर देते हैं, दूसरा ऐप डाउनलोड करते हैं। मतलब हमेशा ऐसे करते हैं कि जो ऐप हो जाएगा ना, अब अभी मुझे कुछ काम नहीं है उसका, तो डिलीट कर देंगे, जब काम है तभी फिर से डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के लिए मैं घर पे लेके, मेरा प्रश्न ये था कि वो मोबाइल फोन जो है वो बच्चों के होते हैं या स्कूल वाले प्रोवाइड कराते हैं? कुछ फोन बच्चे नहीं लाते। वैसे अगर कुछ दिक्कत है या कुछ है तो हम लोग बोलते हैं कि लाइए। केवड़ी दिवे में लाते थे बच्चे। अगर मैं बोलूंगी कि लाओ बच्चों ने फोन लाओ, तो उनकी मम्मी के पास भी फोन हुआ करता था, तो मम्मी का फोन वह केवड़ी दिवे में लाते थे। लेकिन अभी मैं दोराटापाड़ा स्कूल में हूँ, तो वहाँ पे बच्चों के पास फोन नहीं है। बच्चों के हर एक पेरेंट्स के पास फोन नहीं है, कुछ पालकों के पास है, तो उनके पेरेंट्स उनके पापा के पास होता है, तो बच्चे स्कूल में फोन नहीं है लाते। हम 5 टीचर हैं, हम 5 लोगों के स्कूल मोबाइल है, और मेरे घर के कुछ मोबाइल्स मैंने वहाँ पे रखे हुए हैं कि जो ब्लूटूथ स्पीकर रखा हुआ है कि जो मुझे हमेशा यूज लगता है, तो उसका चार्जर लेके गई हूँ वहाँ पे चार्ज करती हूँ, और जैसा हमें चाहिए वैसे हम लोग यूज कर लेते हैं उन मोबाइल फोन। स्कूल में मोबाइल फोन है, बच्चों के मोबाइल फोन नहीं है। दोराटापाड़ा इस स्कूल में बच्चों के पास मोबाइल नहीं है। स्कूल में जो मोबाइल है या टीचर्स के जो मोबाइल है, इन्हीं का हम लोग यूज करते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। कुछ मोबाइल्स ऐसे भी है कि हम लोगों ने जूना मोबाइल हो जाता है अभी, तो बहुत सारे घर में 2-3 भी मोबाइल होते हैं एंड्रॉयड की, जो नया आया तो हम लोग जूना नहीं यूज करते, तो ऐसे मोबाइल स्कूल में लेके जाते हैं और उन मोबाइल का भी यूज हम लोग शिक्षा में करते हैं। मतलब ऐसे नहीं कि नया ही हो, जूना मोबाइल है उसका भी यूज करते हैं। आपने मिड डे मील का पूछा, तो अभी हम लोग जब स्कूल में जाते हैं तो मिड डे मील नहीं मिलता, पका हुआ नहीं मिलता, लेकिन जो चावल है, चना है, दाल, तेल, यह सब आता है। तो वह हम हर महीने जाके जैसे आएगा वैसे दूसरे ही दिन उसका मतलब मोजमाप करते हैं और बच्चों को बुला के थैली लेकर मम्मी को बुला लेते हैं और उनको घर पे दे देते हैं। मिड डे मील अभी पकता नहीं, और हम लोग अभी भी जब स्कूलों में जाते हैं तो पूरी देर नहीं रुकते कि अगर समझो मैं 11 बजे गई तो मेरा काम खत्म हो जाएगा, समझो 4 बजे खत्म हो गया तो 4 बजे आ गई, मेरा काम 3 बजे खत्म हो गया, ऐसे मुझे लगा कि अभी ठीक है हो गया, बच्चे भी हो गए, जो मुझे आज करना था हो गया। तो इस तरह से, क्योंकि अभी हम लोग महाराष्ट्र में देखेंगे तो कोरोना जो है वह बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो इन सभी बातों का ध्यान हमें रखना पड़ता है, और इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए मिड डे मील हम लोग स्कूल में मतलब कैसे जाते हैं,
सभी लोग इकट्ठा नहीं आते। आज मुझे ऐसा लगा कि आज मुझे स्कूल में, मुझे लगा मेरे बच्चों के लिए जाना है तो मैं गई स्कूल में। दूसरे टीचर को लगा वो दूसरे दिन जाती। मतलब पिछले रविवार भी मैं स्कूल में थी, रविवार को भी, मतलब छुट्टी होती है फिर भी, क्योंकि बच्चे तो गांव में ही है, तो बच्चों को व्हाट्सएप का ग्रुप है उसके ऊपर पहले ही एक दिन पहले मैसेज डाल देती हूँ कि मैं आज स्कूल में इतने इतने बजे आने वाली हूँ। तो बच्चे खेती बीती जाते नहीं, फिर उस दिन स्कूल में आ जाते हैं। या फिर शाहपुर करके हमारा एक गांव है, वहाँ से मेरे स्कूल में पहुँचने के लिए और आधा पौना घंटा लग जाता है। तो वहाँ पे जब पहुँचती हूँ तब एक गांव में से एक बच्चों को फ़ोन कर देती हूँ कि मैं आधे घंटे में स्कूल में आने वाली हूँ, तो वो तैयारी करके बैठते हैं। तो इस तरह से मिड डे मील जो है वह पका हुआ नहीं मिलता, कच्चा मिलता है, जो हम लोग घर पे हर महीने आता है वैसे बांट देते हैं। और आपने जो बताया उसके लिए मैं एक अनुभव शेयर करूंगी कि नेहा पासवान करके एक उत्तर प्रदेश की ही मेरे पास लड़की थी केवड़ी दिवे में, कि जो पहले से हमारे स्कूल में थी। लेकिन मैं बड़े बच्चों को, वहाँ पे हमारे जो बच्चे थे वह 450-500 के दरमियान थे, बहुत बड़ा स्कूल था वह भी। और वह बच्ची जो थी वह पहली से 5वीं तक हमारे स्कूल में थी, लेकिन वो स्कूल में बिल्कुल बोलती नहीं थी, एकदम चुप। मतलब वो टीचर से नहीं बात करती थी, लेकिन वो स्कूल में जो बच्चे हैं उनसे भी बात नहीं करती थी। मतलब दिन भर में वो रोज स्कूल में आती थी, वो एक दिन भी घर पे नहीं रहती थी, बीमार है फिर भी स्कूल में। लेकिन वो बोलती बिल्कुल, उसको बोलने को मुझे तो मतलब जब वो 6ठी कक्षा में मेरे पास आई तो मैंने बोला कि ये बोलती नहीं बच्ची, सभी बच्चे बोलते हैं। तो मैंने बच्चों को सिर्फ बोला कि हमारे ऊपर यह हमारा चैलेंज है कि हमें सभी को मिलके नेहा को बुलाना है, मतलब उसको कुछ भी करो लेकिन नेहा हमसे बात करे, सभी से वह बोलनी चाहिए। तो उसका मैंने बैकग्राउंड चेक किया तो मुझे ऐसे पता चला कि उसकी मम्मी को एक डेढ़ घंटे के, एक डेढ़ साल के बीच में 4 लड़कियां हुई थी, और ये जो थी यह 4थी लड़की थी। तो घर में थोड़ा सा उसको पीटा जाता था बचपन में, तो वो बहुत खुंसी, जरा अगर हमारी टीचर है जो उसको 5वीं को टीचर थी, वह टीचर उसको डांटती थी, तो वह जब स्कूल छूटता था तो टीचर को गाली भी दिया करती थी। मतलब वैसे उसको सब समझ में आता था, लेकिन वो किसके सामने नहीं बोलती थी। तो मेरे सामने बहुत बड़ा प्रश्न था कि इस बच्ची को कैसे बोलती करूं। तो जब मुझे पता चला कि उसकी माँ को 4 बच्चियां थी, ये 4थी है, घर में तकलीफें हैं, पापा एक अकेले काम पे जाते हैं, तो फिर मैंने मेरे पास 6ठी का कक्षा थी, और 6ठी कक्षा में अंग्रेजी में एडवर्टाइजमेंट करके एक छोटा सा एक यूनिट है एडवर्टाइजमेंट। तो वह जो यूनिट है उस यूनिट में पूरा मतलब सिर्फ एक्शन करना है, दूसरा कुछ नहीं करना था। और सिर्फ एक बच्चा जो है वो क्रीसी क्रैप्सी मतलब वेफर्स जो होते हैं उसके बारे में बता कि ये टेस्टी है, ये ऐसा है, अभी टेंशन आ गया तो क्रीसी क्रैप्सी खाओ, मैं जीत गया तो क्रीसी क्रैप्सी खाओ, ऐसे वह ऐड था। तो मैंने उसका शूटिंग करने के लिए बताया, मैंने बोला कि हम लोग इसका शूटिंग करेंगे बच्चों को। तो उसको मैंने बोला नेहा को, नेहा बेटा तुझे ऐसे करके बैठना है, सिर्फ उदास होके, कि अगर उदास है तो भी वह खा लो, ऐसे वह ऐड था। तो वो पहले तो ना बोली, लेकिन बाद में बोलना तो कुछ नहीं था, सिर्फ उसको एक्शन करनी थी, तो तैयार हो गई। तो ऐसे करते 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 वह नेहा जो है उससे बातें करते करते, और सभी बच्चों को मैंने बोला था कि उससे बात करनी है, क्योंकि वो दिन में 2 शब्द भी नहीं बोलती, हाँ या ना ऐसे भी बोलने में उसको तकलीफ, मतलब वो बोलती नहीं थी स्कूल में। तो बाद में बहुत अच्छी तरह बोलने लगी, पढ़ाई करने लगी, और बहुत अच्छी तरह खिलकर मिलकर, मतलब उनका बैकग्राउंड अगर हम लोग चेक करते हैं और उसके हिसाब से हम लोग कुछ बच्चों के हिसाब से अगर कृति करते हैं तो बच्चा उससे बाहर निकल सकता है, ऐसे मुझे लगता है। लेकिन हमें जड़ तक जाना चाहिए इसके लिए।
जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत शानदार अपने अनुभव शेयर किए, और कश्मीर से लेके महाराष्ट्र तक और केरल से लेके गुजरात तक और बंगाल तक के शिक्षक लगातार हमें आपके अनुभवों पर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। तो मैं उन सबका आभारी हूँ और आपका बहुत आभारी हूँ। मैं अंतिम एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, उसके बाद जोशी सर, उससे पहले जोशी सर हमारे आज के सवाल का जवाब देंगे। तो मैं सवाल आपसे इस जोशी सर के जवाब के बाद पूछता हूँ। जी सर, पहले आज आप का पूछ सवाल का लीजिए। जवाब। आज के प्रश्न का उत्तर है ये एक कलाकार थे जो ढाका से पटना आए थे 4 साल की उम्र में, और ये हर साल दुर्गा पूजा मनाने ढाका जाया करते थे। और ढाका जब ये 7 साल के थे तो ढाका में इनको दुर्गा पूजा के उत्सव के दौरान इनको सखी बनने के लिए कहा गया। तो ये थोड़े से नाराज हो गए कि मैं 7 साल का बच्चा, मैं लड़का हूँ और मेरे लड़के को आप चैलेंज कर रहे हैं सखी बनने में। तो उनके पिताजी ने कहा कि नहीं नहीं, तुम बन के तो आओ, देखो तो सही कैसे अच्छी, कितने अच्छे लगोगे। और ये उस दुर्गा पूजा में ये सखी का रोल उन्होंने किया। तो वो बाद में उन्होंने अपनी बेटी को बताया कि जब मैं स्टेज पर था तो मुझे लगा कि मैं द्वापर युग में आ गया हूँ। और वहां से उनको अभिनय का एक 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 उमंग सी जागी, और ये फिर साहित्यिक रचनाओं के माध्यम से ये फिल्मों में आए। और विमल रॉय जो बहुत बड़े हिंदी के प्रतिष्ठित फिल्मकार हैं, उनके साथ इनकी टीम बनी, जो परिणीता, देवदास, संगिनी, सुजाता, ये कई सारी फिल्मों में इन्होंने अभिनय किया। इन एक्टर का नाम था नवेंदु घोष। नवेंदु घोष जो थे वो कई सारी फिल्मों में हमने देखा। इनकी ये 3 फिल्मों ये बहुत काम करना चाहते थे। एक थी दागदार बाबू। दागदार बाबू इनके बहुत हृदय के करीब थी। और उस जमाने में इन्होंने हम तीसरी कसम भी का नॉवल इन्होंने पढ़ा, और फणीश्वरनाथ रेणु को इन्होंने अपने घर में बुलाया मुंबई में, और वहाँ पे उस फिल्म की पटकथा लिखी गई, और इन्होंने तीसरी कसम फिल्म में भी काम किया। तो दागदार बाबू 80% फिल्म बन गई थी। उसमें धर्मेंद्र थे और अशोक कुमार थे, ये सब थे। लेकिन वो बाद में वितरक और निर्माता के बीच में कोई झगड़ा हुआ और फिल्म चली गई। हालांकि बाद में इनके लड़के ने काफी कोशिश की कि उनके लड़के को ढूंढे, प्रोड्यूसर की, कि वो फिल्म कहाँ है, क्या है। फिर उन्होंने एक फिल्म बनानी चाहिए कि प्रेम एक कविता। प्रेम एक कविता में उस जमाने के सारे फिल्म मशहूर फिल्म एक्टर एक्ट्रेसेस थे, लेकिन वो फिल्म भी नहीं बनी। और फिर लास्ट में जब वो 70 साल के हो गए थे तो उन्होंने एक फिल्म और बनाई थी, त्रिशाग्नि। त्रिशाग्नि भी करीब करीब अधूरी रही। तो इनकी बेटी जो रत्नोत्तमा है, वो कहती है जब मेरे पिताजी की तीनों फिल्में कवर पूरी हो गई होती तो नज़ारा ही कुछ और होता। तो वो शायद ऋषिकेश मुखर्जी को इन्होंने काफ़ी इम्प्रेस किया था, और ऋषिकेश मुखर्जी ने इनके साथ फिल्मों में सत्यकाम जो फिल्म बनाई थी ऋषिकेश मुखर्जी ने, इनकी कहानी पे आधारित थी। इस तरह काफ़ी नवेंदु घोष जो थे वो बहुत पहचाने नहीं जाते, लेकिन बहुत सीरियस एक्टर। पुरानी जितनी क्लासिक फिल्में हैं उनमें आप नवेंदु घोष को देखेंगे कि उन्होंने फिल्म में काम किया करके। और जया बच्चन जो इन दिनों जया भादुड़ी थी, वो जब FTII में थी, वो भाग के एक दिन इनके घर पहुंची मुंबई में, और उनसे कहा कि मैं एक्टिंग तो पढ़ रही हूँ वहाँ पे FTII में, लेकिन मुझे फिल्म में रोल मिल रहा है, तो क्या मुझे फिल्म करनी चाहिए। तो नवेंदु घोष ने उनको राय दी थी, क्योंकि पिता तुल्य मानती थी उनको। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, जब तुम पढ़ाई कर रही हो तो पहले पढ़ाई पूरी करो, ये फिल्में तो तुमको मिलती रहेंगी। तो जया बच्चन ने ये किस्सा भी बहुत बाद में अपने उसमें संस्मरण में सुनाया कि नवेंदु घोष साहब ने कैसे वो किया। धर्मेंद्र एक फिल्म को नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनको पता चला कि नवेंदु घोष ने ये फिल्म लिखी है, तो बिल्कुल एग्री हो गए। तो नवेंदु घोष एक बड़े बड़े साहित्यकार और बड़े मतलब संजीदा किस्म के कलाकार थे, और चरित्र भूमिकाओं में पुरानी सब फिल्मों में हम उनको देखते हैं। जी धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। छोटे आपने जी बड़े से प्रश्न का बड़ा सा उत्तर आपने दिया, हम सबको समझाया, पूरी क्लास एक हो गई। तो मित्रों, मैं ज्योति मैम से एक अंतिम सवाल पूछूंगा, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि कल 143वें एपिसोड में हमारे साथ कौन होंगे। कल 143वें एपिसोड में हम थाने से सीधे महाराष्ट्र पहुंचे, हरियाणा पहुंच जाएंगे। कल हरियाणा से हमारे साथ डॉक्टर विजय चावला होंगे, जिन्होंने
हिंदी के क्षेत्र में बहुत उल्लेखनीय काम किया है। हिंदी शिक्षण के लिए बहुत, जैसे आज इन्होंने बहुत सारी, ज्योति मैम ने बहुत सारे ऐप बनाए हैं, बहुत सारे इनोवेटिव काम किए हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। तो डॉक्टर विजय चावला जी ने हिंदी पर इस तरह का काम किया है। तो कल हम जानेंगे कि हिंदी पर उन्होंने क्या किया है। ठीक 7 बजे हमारे साथ रहिएगा। और अब तक के 141 एपिसोड जो पिछले हमारे हो चुके हैं, लगातार हम कर रहे हैं 14 जून से आज 3 नवंबर तक। तो पूरे 141 एपिसोड हमारे यूट्यूब चैनल विविधा पर उपलब्ध हैं। आप सबसे अनुरोध है कि ज्योति मैम जैसे बहुत सारे विद्वान साथी हमारे शो में आए हैं, उन सबके एक्सपीरियंस का लाभ उठाइए, इन एपिसोड्स को देखिए और अपने साथियों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति मैम, आप हमारे शो में आई। आपने इतने विस्तार से समय की परवाह ना करते हुए बहुत डिटेल में बताया, और बहुत सारे कमेंट दर्शकों के थे, लेकिन समय के अभाव के कारण मैं उनको ले नहीं पाया। अब मेरा आपसे एक अंतिम सवाल है आज का, उसके बाद फिर हम शो को समापन की ओर ले जाएंगे। मुझे नौकरी करते हुए शिक्षा विभाग में 22 साल हो गए और आपको 25 साल हो गए। इस लिहाज से आप मुझसे सीनियर हैं, मेरी वरिष्ठ हैं, लेकिन आपकी फिटनेस बहुत गजब की है, मुझसे बेहतर है। इसका क्या राज है, थोड़ा बताइए, ताकि मैं भी थोड़ा फिट रहूं और हमारे जो दर्शक इस शो को देख रहे हैं वो भी फिटनेस सीख सके। फिटनेस का कहेंगे तो मुझे काम में रहना बहुत पसंद है। मतलब मेरा अगर डेली रूटीन देखेंगे तो कोई भी मतलब आश्चर्यचकित हो जाता है कि इतना सारा तू कर लेती है। मतलब घर में मैं बड़ी बहू हूँ तो बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। यह सब करते करते मैं शिक्षा में भी काम करती हूँ। मतलब जो कुछ काम है वह बहुत अच्छी तरह से करती हूँ। तो इसकी वजह से मेरे ख्याल से सब फिटनेस जो है इसी तरह से कि कोई भी कठिनाई हो तो टेंशन नहीं लेती मैं, हंसी खुशी उसके ऊपर अगर कुछ हमें सोल्यूशन निकालना है वह निकाल लेती हूँ। बहुत सारा टेंशन नहीं लेती, सभी को खुश रखने का प्रयत्न करती हूँ घर में भी। तो इसकी वजह से सब जब खुश होते हैं ना तो हमें भी बहुत खुश समाधान मिलता है। तो इसी की वजह से कि स्कूल में काम है तो बहुत अच्छी तरह मतलब एकदम प्रामाणिक हो, तो दिखावे के लिए काम नहीं करना है। कोई मुझे देखता है, कोई मुझे अच्छा बोलता है, इसके लिए कोई नहीं है, फिर भी मुझे काम करना है क्योंकि यह मेरा कर्तव्य है अगर मैं स्कूल में हूँ। तो जो काम है वह बहुत आनंद से करती हूँ। और जो हमारा जो टाइम है, इस टाइम से कुछ मुझे अलग सीखने को, अभी कोरोना का काल है तो घर में भी टाइम मिल जाता है तो मुझे कुछ दूसरा कुछ मैं कर सकती हूँ। तो कोरोना का इसमें मैंने पॉडकास्ट मतलब जो ऑडियो है सब रिकॉर्ड कर दी। तो टाइम जो है वो यूज करने का मैं ध्यान में रखती हूँ। तो इससे क्या होता है, हमारे दिमाग में दूसरी बातें आती नहीं, बहुत सारा टेंशन हम लोग कुछ लेते नहीं और हम भी फिट रहते हैं, उससे हमें भी फायदा मिलता है और बाकी दूसरे लोगों को भी फायदा मिलता है, सभी लोग खुश रहते हैं, ऐसे मुझे लगता है। तो इसी की वजह से सब फिट है। बहुत अच्छा, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बहुत बढ़िया। तो हम आज के इस कार्यक्रम में अब समापन में, अंतिम चरण में है। मैं विक्रम अड़सूल जी का आभारी हूँ, और ज्योति मैम आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। आदरणीय गिरीश सर का बहुत बहुत आभार कि इतना खूबसूरत सवाल और उसका उतना ही खूबसूरत जवाब वो इस शो में लेके आते हैं। और मुकेश प्रसाद बरुआ जी का आभार कि वो प्रकट होने की कोशिश करते हैं लेकिन प्रकट नहीं हो पाते हैं। और हेमंत सर का भी आभार कि आज वो प्रकट हुए ही नहीं, लेकिन पीछे से उनका पूरा सहयोग रहता है। उनका कमेंट आया था, उनका स्वास्थ्य शायद कुछ बेहतर नहीं होगा। तो इसके साथ साथ हमारे दर्शकों का सबसे बड़ा आभार, जो लगातार आईपीएल के मैच छोड़ के बिल्कुल हमारे साथ डटे पड़े हैं, खेल रहे हैं द टीचर शो में। बहुत मजा आ रहा है। तो हम आज के लिए इतना ही। माया ऑप्टिकल्स का भी आभार सर, बहुत बहुत जी, माया ऑप्टिकल्स का तो आभार हमेशा रहा है। उन्होंने हमारे शिक्षकों को जिस तरह से उत्साहवर्धित किया है वो बहुत काबिल तारीफ है, तो हम उनके भी आभारी हैं। तो आज के लिए इतना ही, आज की मुलाकात बस इतनी।
कर लेना बातें कल चाहे जितनी विजय चावला जी के साथ, ठीक शाम 7 बजे। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि। धन्यवाद। एक्चुअली The Teachers Show. The Teachers Show है ये सरकार, The Teachers Show है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। The Teachers Show है ये सरकार, The Teachers Show है ये सरकार। यहाँ हर टीचर सरकारी है और ये सबसे असरकारी है, असरकारी है। हमारा शो सब पर भारी है, ये जब से शुरू हुआ जारी है, जारी है, जारी है। The Teachers Show है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। The Teachers Show है ये सरकार, The Teachers Show है ये सरकार, The Teachers Show है ये सरकार। The Teachers Show।